जैसे कि लोग शराब पीते हैं तो आप देखें उनसे बोला नहीं जा रहा होता, या कोई चरस का इस्तेमाल करता है तो वो पैरानॉइड हो जाता है, हर किसी पे वहम करना, शक करना। ये वो साइड इफेक्ट्स हैं जिन लोगों में हो रहे हैं, उनको एडिक्शन बेसिकली हो गई है। जिसके अंदर भी आपको एडिक्शन नजर आएगी, उसके खानदान में आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन मिल जाएगी। साइंटिफिकली देखें तो 4% लोग हैं जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि जिस चीज का इरादा कर लें तो अपना काम कर लें। चर्च से शुरू होते हैं तो फिर शराब पे चले जाते हैं, शराब के बाद वो मेथ या आइस का इस्तेमाल करते हैं, कई मरतबा लोग नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस जिस ड्रग में से मजा खत्म होने लग जाता है तो वो उससे स्ट्रॉन्गर या किसी डिफरेंट कैटेगरी की तरफ चल पड़ते हैं। मैं ऐसे पेशेंट्स को देखा हुआ है, जानता हूँ 25-30 कप नॉर्मल है कॉफी के, 5 से 6 डब्बी पीने वाले चेन स्मोकर्स बहुत कॉमनली मौजूद है। अल्कोहल एक्चुअली में एक डिप्रेसेंट है, अल्कोहल इज नॉट अ स्टिमुलेंट। ज्यादातर लोग कोई अपनी पसंद की चीज किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन नशा बहुत शेयर करते हैं। कुछ साल पहले मैं एक पेशेंट था, वो एक मर्तबा 200 गोलियां खाकर गाड़ी चला के काउंसलिंग लेने आ भी गया। खास तौर पे ये वाले नशे जो हैं जरा खवातीन में थोड़े ज्यादा फेमस नजर आएंगे आपको। ज्यादातर फीमेल्स का एक्सेस इजीली फार्मेसीज तक है, ड्रग डीलर्स तक नहीं है। कई खवातीन के बैग्स में, पर्स में कोई ज़ैनेक्स, कोई लेक्सोटनिल, कोई एल्प, कोई इस किस्म की नींद की गोलियां मिल जाएंगी। बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो उसकी एज नीचे आ गई हुई है, एनी टाइम अबव 5-6 ईयर्स में बात करता हूँ। दुनिया में ड्रग्स का इस्तेमाल हर साल 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। आपको किसी भी फार्मेसी से, किसी ड्रग डीलर से, स्कूलों के बाहर ड्रग डीलर्स आके ड्रग्स देते हैं। बहुत सारे आर्टिस्ट स्टेज पे जाने से पहले, परफॉर्म करने से पहले दे टेक अ फ्यू शॉट्स ऑफ अल्कोहल, क्योंकि उससे उनका टेम्पररी कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस शहर में नशे का इस्तेमाल किया जाता है वो कराची शहर है। हर इंसान के अंदर एक एनिमल ब्रेन होता है। जो एनिमल ब्रेन है वो आप सबका आपस में सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। क्या आप किसी को ये कहेंगे कि नमाज पढ़ लो तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, या नमाज पढ़ लो तो कैंसर ठीक हो जाएगा, नमाज पढ़ लो तो दिल में स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं है? अगर वो नहीं होनी तो एडिक्शन भी नहीं होनी, क्योंकि एडिक्शन भी प्राइमरी, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस है। अस्सलाम, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ हेल्थ केयर न्यूज़। आज हमारे साथ हैं अब्दुल रहमान सदाकत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर शो। आप एडिक्शन साइकोलॉजिस्ट हैं और आप सीईओ हैं विलिंग वेज के, और किंग्स कॉलेज से आपने एडिक्शन के ऊपर डिग्री ली है, विच इज़ अ वेरी, आई थिंक, यूनिक डिग्री। मतलब मुझे नहीं, मैंने शायद पहली दफ़ा आपके उस प्रोफाइल से देखा कि आपने एडिक्शन के ऊपर डिग्री ली है। बहुत कॉमनली नोन नहीं है। ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ में स्पेशलाइजेशन कराई जाती है, या रिहेबिलिटेशन साइकोलॉजी में या एडिक्शन में। लेकिन साइकोलॉजी की आगे बहुत सारी अब सब फील्ड्स हैं, जैसे फोरेंसिक साइकोलॉजी है। उसी तरह एडिक्शन साइकोलॉजी, उसमें अगर आप स्पेशलाइज करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, अगेन वक्त के साथ साथ ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये एडिशन होता जा रहा है। साइकोलॉजी इटसेल्फ इतनी यंग फील्ड है कि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ आर नाउ इनकॉर्पोरेटिंग साइकोलॉजी इन देयर करिकुलम, जो पहले नहीं कराते थे। बहुत सारी टॉप की यूनिवर्सिटीज़ सालों साल साइकोलॉजी को नहीं पढ़ाते रहे। जैसे लम्स में हमारे पास साइकोलॉजी एज अ मेजर नहीं पढ़ाया जाता रहा, जस्ट एज अ माइनर सब्जेक्ट या इलेक्टिव के तौर पे पढ़ाया। पाकिस्तान की बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ साइकोलॉजी नहीं पढ़ाते थे, पर अब उसको ऐड कर रहे हैं। तो उसी तरह एडिक्शन के ऊपर स्पेशली ढूंढना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन लकीली आई फाउंड दिस स्पेशलाइजेशन एट किंग्स कॉलेज एंड आई गॉट एक्सेप्टेड इन इट। तो वो फिर आई थिंक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि मतलब बहुत तरह की एडिक्शन जो है वो हो गई। तो ये जो, अगर हम इसको थोड़ा समझें लेमैन के लिए, कि जो डिफरेंस है बिटवीन यूज, अब्यूज, डिपेंडेंस और फिर एडिक्शन, तो कैसे इसको एक लेमैन टर्म में जो है वो हम एक्सप्लेन करें? देखें, बहुत सारे लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग होती है नशे के बारे में, ड्रग्स के बारे में, कि जो करता है उसको एडिक्शन हो जाती है, जबकि ये दुरुस्त नहीं है। बहुत सारे लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अक्सरियत जिनमें से नशे के आदी नहीं बनते। अक्सरियत को एडिक्शन नहीं होती, अच्छा। और अक्सरियत उसमें से
निकल जाते हैं। वो नशा भी करते रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के बाकी काम भी वो साथ साथ करते रहते हैं। वो दिन में जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, शाम में वो जो भी उनकी ड्रग ऑफ चॉइस है नशे का इस्तेमाल करते हैं, देर रात तक पार्टी करके, लेकिन सुबह अपने टाइम से फिर पहुंच जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो इसका इस्तेमाल रेयरली, ओकेजनली, वीकेंड्स पे या किसी फंक्शन पे या ट्रैवलिंग के दौरान या इवेंट्स पे करते हैं, लेकिन अदरवाइज ठीक रहते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज आपने बताई ना, कि जिसमें यूज़, अब्यूज़ और एडिक्शन है, इसको इजीली हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि यूज़ वो जो हैं कभी कभी इस्तेमाल किया, अपनी मर्जी के मुताबिक किया, जितना करना चाहते थे, उससे हाई हुए या उसका जो मज़ा है वो लिया, लेकिन बस फिर दोबारा अपनी मर्जी से ही कभी किसी और मौके पे किया, ये इस्तेमाल करने वाले हैं। अब्यूज़ वो लोग करते हैं जो करते तो ओकेजनली हैं, दे डोंट डू इट वेरी रेगुलरली, बट वेन एवर दे डू, दे लूज कंट्रोल कम्प्लीटली। जब भी करेंगे बिल्कुल पास आउट करने के बराबर हालत हो जाएगी उनकी, या वॉमिट कर रहे होंगे या वायलेंट हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा जैसे बाहर के कल्चर्स में नज़र आता है कि बार्स में और क्लब्स में लड़ाई हो गई, या कोई वॉमिट कर रहा है या कोई पास आउट हो गया है या कोई वर्बली वायलेंट हो गया है, गालम गलोच पे उतर आया है, चीज़ें तोड़ दी, या इतने ड्रंक हो गए फिर ड्रंक ड्राइविंग की। तो ये लोग होते हैं जो अब्यूज़ करते हैं, लेकिन इनके इस्तेमाल में मुमकिन है कि वक्फा काफ़ी हो सकता है वो 2 महीने बाद कर रहा हूँ, हो सकता है वो 6 महीने बाद कर रहा है। और सबसे ऊपर फिर जो कैटेगरी आ जाती है वो है एडिक्शन की। एडिक्शन वो है कि जिसमें आप अपनी मर्जी से नशे का इस्तेमाल नहीं करते, नशा आपसे अपना इस्तेमाल करवाता है। और उसमें असल बात जो लोगों को नहीं पता वो ये है कि आपकी अपनी बॉडी का कोई मैकेनिज्म है जो ख़राब हो जाता है। कई साल पहले लोगों को ये नहीं पता था कि एडिक्शन क्या होती है। इसका एक्चुअली में जो दे फाउंड आउट अबाउट इट वाज इन 1957 ओके। कि एडिक्शन एक्चुअली बॉडी का कोई आपका हिस्सा है जिस्म का आपके, जो काम करना छोड़ गया है या वो मेल फंक्शन कर गया। असल में हमारी बॉडी में ये फैसिलिटी मौजूद है कि आप नशे का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो उसको ठीक तरीके से प्रोसेस आउट कर देगी। आप उससे हाई होंगे, इवेंचुअली आप सोबर अप कर जाएंगे, नशा अपनी हाफ लाइफ आपके जिस्म में पूरी करेगा और उसके बाद आप निकल आएंगे। लेकिन जिनको एडिक्शन हो जाती है, जो कि सिर्फ 10% लोग होते हैं, ओके। 100 पीपल में सिर्फ अच्छा। 10% लोग हैं जिनकी बॉडी में ये फ्लॉ आता है कि वो अब ड्रग को एंजॉय नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल अपने मज़े के लिए नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो उन्हें मज़ा नहीं आएगा, वो हाई नहीं होंगे, उनको कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट महसूस होंगे, या जैसे कि लोग शराब पीते हैं तो आप देखें उनसे बोला नहीं जा रहा होता, स्पीच स्लर्ड हो गई है, वो अपनी बात ठीक से कन्वे नहीं कर सकते, या कोई चर्स का इस्तेमाल करता है तो वो पैरानॉइड हो जाता है, हर किसी पे वहम करना, शक करना। ये वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि आपको नज़र आएंगे कि जिन लोगों में हो रहे हैं उनको एडिक्शन बेसिकली हो गई है। आसान तरीन इसको समझने का तरीका ये है कि जैसे डायबिटीज़ है, मतलब चीनी का इस्तेमाल हम सब करते हैं, बिल्कुल ठीक। ओनली सम पीपल गेट डायबिटिक, दोज हु हैव बिकम डायबिटिक, अब उनके लिए चीनी का इस्तेमाल मुज़र है। ओके, सही। लेकिन उससे पहले तक ठीक था, उससे पहले वो मिठाई को, हलवे को, डिजर्ट्स को एंजॉय कर सकते थे, अब नहीं कर सकते। तो उनका जो सिस्टम है वो फ्लॉड हो गया है। नशे के अंदर ये सिस्टम आमतौर पे, इसमें लिवर का बहुत रोल होता है। जिनके लिवर में, जिनकी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ये फ्लॉ आ गया है, अब वो एडिक्शन उनको हो गई है, तो वो प्रोसेस नहीं कर सकते ड्रग्स को और उसकी वजह से साइड इफ़ेक्ट्स फेस करते हैं, जिसकी वजह से जब इलाज किया जाता है तो उनको बताया जाता है कि अब वो कभी नशा नहीं कर सकते। लोग कहते हैं नहीं, थोड़ा सा तो करने दें,
इतना सा थोड़ा सा कभी कभार नहीं, वो कभी नशा नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम एक तो हो गया खराब, और वो वक्त के साथ साथ और ही खराब होगा, वो वक्त के साथ बेहतर नहीं हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि किसी ने अच्छा चले ब्रेक ले ली 1 साल की, तो साल बाद उसका सिस्टम रिफ्रेश हो जाएगा। ओके। अच्छा। जाहिर है एक वो नेचुरल बिल्कुल। एजिंग का प्रोसेस भी तो बिल्कुल साथ साथ चल रहा है। सही। तो जो आपकी बॉडी का सिस्टम 24 साल की उम्र में है, वो 28 साल में बेहतर नहीं हो सकता, खराब ही होगा। तो ब्रेक्स लेने से कुछ नहीं होता। कॉल इट अनलकी कि जिनके अंदर ये सिस्टम का फ्लॉ हो जाता है, अब वो नशा नहीं कर सकते। ओके। और ये आता जेनेटिकली है। सो जिसके अंदर भी आपको एडिक्शन नजर आएगी, उसके खानदान में आपको कहीं ना कहीं एडिक्शन मिल जाएगी। अच्छा, ये जरा थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई, क्योंकि मेरे लिए भी दिस इज हम्म। न्यू थिंग कि यानी एडिक्शन जो है वो सिर्फ फिर साइकोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये एक हेल्थ कंडीशन भी है। एडिक्शन साइकोलॉजिकल है ही नहीं। ओके। एडिक्शन जो है वो बायोलॉजिकल है इन नेचर, टोटली बायोलॉजिकल इन नेचर। एडिक्शन का जो क्राइटेरिया है वो है ही ये कि आपके जिस्म जो है वो गिव अप कर गया, उसने हार मान ली है। और साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट्स हैं जो इलाज के अंदर हैं, वो आपको दूसरी ऐसी विल पावर, ऐसी एक्सरसाइजेज, ऐसी ट्रेनिंग्स, ऐसी चीज़ें सिखाने में, ऐसे स्किल्स सिखाने का ताल्लुक है जिससे कि आप अपने आप को इससे दूर रख सकें। बट एडिक्शन इज नॉट साइकोलॉजिकल इन नेचर। ओके। द ड्रग यूज कैन बी। तो हमने 3 कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है ना। तो ठीक। जो नीचे की 2 कैटेगरीज हैं, हम्म। उनका ताल्लुक साइकोलॉजी से हो सकता है। ठीक। मिसाल के तौर पे आप कहें कि ये शख्स जो है उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, तो उसने कॉन्फिडेंस के लिए ये ड्रिंक करता है, वो साइकोलॉजिकल हो सकता है। फलां शख्स जो है वो डिप्रेशन में चरस का इस्तेमाल करता है, लो मूड के अंदर इस्तेमाल करता है, दैट इज साइकोलॉजिकल। बट द टॉप मोस्ट कैटेगरी दैट इज एडिक्शन, एडिक्शन का ताल्लुक जो है वो सिर्फ जिस्मानी बीमारी से है, वो बायोलॉजिकल इन नेचर है, वो जेनेटिकली आपके अंदर ट्रांसफ़र होती है। आप अपनी बॉडी को किस तरह अब्यूज़ करते हैं ओवर द इयर्स, उससे वो ट्रिगर हो सकती है। यानी आपके अंदर एक डोरमेंट जीन पड़ी हुई है, हम्म। दैट जीन कंटेन्स एडिक्शन इन इट। जैसे कैंसर में ये आपको बायोलॉजिकली जेनेटिकली पीछे से ये चीज़ ट्रांसफ़र होती है, आपकी डोरमेंट जीन है, फिर आपने अपना कैसे ख्याल रखा या नहीं रखा, अब वो एक्टिव हो जाएगी तो प्रॉब्लम होगा। जैसे डायबिटीज़ में हमने मिसाल दी, तो जितनी भी प्राइमरी, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेसेस हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर जो मसाइल हैं वो भी प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज़ में आते हैं, डायबिटीज़ आती है, कैंसर के इश्यूज हैं, या एडिक्शन के हैं, ये बायोलॉजिकल इन नेचर। ओके। अच्छा, तो ये अगर हम सब्सटेंस अब्यूज की, फिर इसका मतलब है यूज की बात और फिर उसके अब्यूज की बात है, तो उसमें फिर जो विल पावर है वो फिर रोल नहीं प्ले करती क्विट करने में? विल पावर असल में बहुत कम तादाद है दुनिया में जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग इनफ होती है कि वो उनको हेल्प कर सके। साइंटिफिकली देखें तो 4% लोग हैं ओके। जिनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग है कि जिस चीज़ का इरादा कर लें तो अपना काम कर लें। नो। और फिर कुछ 16% लोग ऐसे होते हैं जिनकी कभी काम करती है और कभी काम नहीं करती। 80% लोग वो हैं जिनकी विल पावर काम नहीं करती, वो फेल हो जाते हैं, वो जिस चीज़ का इरादा करते हैं वो नहीं कर पाते। हम में से कितने लोग हैं कॉमनली आप देखते हैं कि इरादा करते हैं कल से जिम जाऊंगा, कितने लोग जाते हैं? हम्म। या न्यू ईयर के ऊपर लोग रेजोल्यूशंस जो करते हैं हम्म। कि हम जो है वो इस साल हेल्दी रहेंगे, ये सुबह उठेंगे, रात में टाइम पे सोएंगे, हम्म। कितने लोग फॉलो करते हैं? नॉट नॉट मैनी। वो 4% लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जो इरादा करते हैं कि अब मैं सेहतमंद खाना खाऊंगा तो खाएंगे, या अब मैं जो है वो रात को टाइम पर सो जाऊंगा, तो वो वाकई में उसको फॉलो करें। सो विल पावर को के ऊपर रिलाय करना वैसे ही एक फ्लॉड अप्रोच है। बिल्कुल ठीक।
क्योंकि एक चीज जो वैसे ही सिर्फ 4% लोगों की काम करती है, उस हाँ पर क्या रिलाय करना। सही बात। बहुत। अगर किसी सर्जरी में कोई जा रहा है और उसे कहेंगे जी 4% चांस है बचने का, हम्म, 90% चांस है ना बचने का, तो लोग क्या चूज करेंगे? ज्यादातर बिल्कुल। लोग कहेंगे कि नहीं, रहने दो, मैं इतनी रिस्की सर्जरी में नहीं पड़ रहा, अनलेस कि वो उसके अलावा कोई और हल नहीं है। हम्म, तो लोग कहेंगे नहीं, मैं इतना रिस्क नहीं लेता। लेकिन विल पावर पे लोग खामखा बहुत रिस्क लेते हैं। इसके पीछे साइकोलॉजी है कि आप खुद पे भरोसा करना चाहते हैं, आपको दिल नहीं करता ये मानने में कि मैं वीक हूँ, किसी चीज में कमजोर हूँ, या मैं ये कर नहीं सकता। सो जनरली बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ हम कहते हैं कि नहीं, मैं खुद कर लूंगा, ये मैं खुद ही छोड़ दूंगा, मैं महीने में छोड़ दूंगा, मैं 6 महीने में छोड़ दूंगा। ये मिथ इर्द गिर्द वैसे भी बहुत ट्रैवल करती है, तो खानदान में से भी लोग मशवरा देते हैं इसकी शादी करा दो, ये छोड़ देगा, हम्म, ये विल पावर छोड़ देगा, इसको बाहर पढ़ने भेज दो, या इसको कोई कारोबार सेटअप कर दो। ये सारे वो देसी टोटके हैं जिसकी बेसिस पे लोग जो है ना वो कह रहे होते हैं कि विल पावर से छूट जाए, एंड नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट 4% पीपल कैन डू इट, दे कैन। बिल्कुल ठीक। एक्चुअली वो 4% लोग ही मिसाल बन जाते हैं जो कुछ गलत मिसाल के तौर पे सामने आ जाता है। यानी कि अगर 4% लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से छोड़ दिया, तो उनके इर्द गिर्द के लोग उनकी मिसालें दे दे के उनका नाम इस्तेमाल करते रहेंगे, फलां ने भी तो किया था, मैं भी कर लूंगा। सही है। जैसे दुनिया में वो कुछ टॉप के बिलियनर्स हैं, उनका नाम लेके लोग कहते हैं ना वो तो ड्रॉप आउट था, स्कूल ड्रॉप आउट था, कॉलेज ड्रॉप आउट था। दैट इज अ वेरी स्मॉल परसेंटेज, पर उसको लोग मिसयूज करते हैं। आम, कोई ना कोई आपको मिसाल निकल आएगी लोगों की कि फलाने ने भी तो छोड़ा था, या अपनी मिसाल दे देंगे कि मैंने भी तो 1 महीने के लिए छोड़ा था, जबकि वो छोड़ना नहीं होता, वो तो एक्चुअली सिर्फ ब्रेक लेना होता सही। है। बट बेसिकली एडिक्शन जब होती है तब तो किसी को नशे में अब मज़ा ख़त्म हो गया है। ये फैक्टर समझना ज़रूरी है कि जब किसी को एडिक्शन हो गई है, आ, उसकी ड्रग ऑफ चॉइस में से उसका मज़ा ख़त्म हो गया, लेकिन वो उसकी मेमोरी में बहुत मज़ा है जो वो पहले करता रहा। ओके। वो उसको हासिल करने के लिए भी कोशिश करता है, जिसकी वजह से आप कई दफ़ा ये देखते हैं कि लोगों की ड्रग ऑफ चॉइस भी बदलती रहती है। लोग चर्च से शुरू होते हैं तो फिर शराब पे चले जाते हैं, शराब के बाद वो जो है वो मेथ या आइस का इस्तेमाल करते हैं, कई मर्तबा लोग नींद की गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिस जिस ड्रग में से मज़ा ख़त्म होने लग जाता है तो वो उससे स्ट्रोंगर या किसी डिफरेंट कैटेगरी की तरफ चल पड़ते अच्छा। हैं, डिफरेंट कैटेगरी की तरफ चल पड़ते हैं, बिल्कुल ठीक। क्योंकि नशे सारे एक कैटेगरी के नहीं हैं। drugs are of different categories, like there are stimulant drugs. अच्छा, ये भी बल्कि थोड़ा सा अगला मेरा सवाल ही था, तो आप इसमें बल्कि थोड़ा सा एक्सप्लेन ही कर देंगे जो मतलब कौन सी कैटेगरीज है, और आजकल मतलब क्या आप देखते हैं ज्यादातर कौन सी कैटेगरीज बहुत ज्यादा पॉपुलर है हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली। um, सारे ड्रग्स जो है ना उनका इफेक्ट सेम नहीं होता हमारे ऊपर। अच्छा। कुछ ड्रग्स जो हैं वो हमें स्टिमुलेट करती हैं, हमारा मूड अपलिफ्ट करती हैं। कुछ ड्रग्स जो हैं वो डिप्रेसेंट्स हैं, तो हमें डाउनर के तौर पे यानी मूड को नीचे लेके आती हैं। कुछ जो हैं वो फिर आ जाती हैं हेलुसिनोजेंस, एक कैटेगरी है ये जिसके अंदर लोगों को अम, यानी नजर आएंगी चीजें या सुनाई देंगी, हेलुसिनेट करेंगे, अच्छा। तो वो एक अलग कैटेगरी है, वो इसमें फॉल नहीं करती। कैनबिस जो है, चर्स जो है, वो बिल्कुल एक सेपरेट कैटेगरी है। फिर इनहेलेंट्स हैं जो अम, लोग जो हैं मतलब मुख्तलिफ जैसे चीज़ें इनहेल गैसेस हैं, इनका भी इनकी एक एडिक्शन है, तो इनका एक डिफरेंट इफेक्ट है। अच्छा। सबसे ज़्यादा मेजर और कॉमन जो टॉप की 2 कैटेगरीज में हमें बात करेंगे वो स्टिमुलेंट्स और डिप्रेसेंट्स। स्टिमुलेंट्स में आपके पास आ जाता है कोकेन, मेथेम्फेटामीन, या कॉमनली जो चीज़ें जानते हैं आप उसमें सिगरेट। सिगरेट जो है उसमें निकोटीन होती है, निकोटीन स्टिमुलेंट है। चाय, कॉफ़ी, ये भी स्टिमुलेंट है। तो
ये भी आपको अपलिफ्ट करती है, आप में एनर्जी लाती है। लोग चाय और कॉफ़ी को नशा नहीं समझते। चाय और कॉफ़ी भी एक्चुअली जो है वो माइल्डर फॉर्म ऑफ एडिक्शन है, और कुछ लोगों के लिए ये भी माइल्ड नहीं रहती। कभी आपने सुना कि लोग दिन के 20 से 25 कप चाय कॉफ़ी के पी जाएं? मतलब बिल्कुल कई लोग हैं जो ऐसे लगता है कि वो शायद कप के साथ कप ही पीते जाते तो वो चेन कॉफ़ी ड्रिंकर्स कहलाए जा सकते हैं। और मैं ऐसे पेशेंट्स को देखा हुआ है, जानता हूँ 25-30 कप नॉर्मल है कॉफ़ी के। आ, तो ये एडिक्शन से बाहर नहीं हो सकता है काम। एडिक्शन हो चुकी हुई होती है तो फिर ऐसी चीज़ें होती हैं। स्मोकर्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपने कितना सुना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये इतनी सिगरेट पीता है? मतलब एक डब्बी भी पी लेता होगा दिन में बहुत कोई। 5 से 6 डब्बी वाओ। पीने वाले चेन स्मोकर्स बहुत कॉमनली मौजूद हैं, वाओ। अच्छा। जो सिगरेट से सिगरेट जलाते हैं, लाइटर भी पास नहीं रखते। वो एक सिगरेट खत्म होता है तो उसी से दूसरा सिगरेट चला के तो आगे से आगे चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। अम, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे वो स्मोक ना करते हो, वो चेन स्मोकर्स हैं। कमिंग बैक टू द थिंग कि सबसे पहले ही हमने स्टिमुलेंट ड्रग्स की बात की, उसके बाद आपके पास डिप्रेसेंट्स आ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि अल्कोहल एक्चुअली में एक डिप्रेसेंट है। ओके। अल्कोहल इज नॉट अ स्टिमुलेंट। अच्छा। सो अल्कोहल से आपका जो बॉडी है, लोग कहते हैं अच्छा ये पी के तो लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, पार्टी करते हैं, तो वो कहाँ से आता है? उसका ताल्लुक अल्कोहल की एक दूसरी आ, उसका जो कंटेंट है, जिसका मतलब है कि कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं अल्कोहल में। अच्छा। कैलोरीज इतनी ज़्यादा होती हैं कि उसकी वजह से एक सर्ज ऑफ एनर्जी आता है आपके अंदर। और वो अल्कोहल की कैलोरीज का मामला कुछ ऐसे है कि वो उसको बॉडी स्टोर नहीं करती। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने में से आपकी कुछ कैलोरीज इस्तेमाल हो जाएंगी, कुछ कैलोरीज आपकी फैट की सूरत में स्टोर हो जाएंगी। अल्कोहल की कैलोरीज को बॉडी स्टोर नहीं करती, उसको उसने इस्तेमाल करना होता है, उसको उसने इट हैज़ टू लेट इट आउट। ओके। जिसकी वजह से अम, शराब पिए हुए लोगों में बहुत एनर्जी आई हुई होती है टेम्परेरीली। अचानक किसी मौके पे उनकी एनर्जी खत्म होती है और वो बिल्कुल पास आउट कर जाते हैं। लेकिन जब तक वो एनर्जी उनके अंदर है तब तक वो लड़ाई झगड़ा, ऊंची आवाज में चीखना पुकारना नाचना सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इन द बिगर पिक्चर अल्कोहल इज एक्चुअली अ डिप्रेसेंट। अच्छा। ओके। अब वो अल्कोहल किसी भी काइंड की हो, ठीक है। चाहे वो हार्ड लिकर है जिसमें विस्की वोडका या जो जिन वगैरह हैं ये आ जाती हैं, चाहे वो बियर और वाइन है, ये तमाम एक्चुअली में सेम ही चीज़ है। ओके। लोग इसको डिफरेंशिएट करके कंफ्यूजन फैलाने की कोशिश करते हैं। हम्म। ये तो बियर है, हम्म। वाइन है, इससे क्या होता है? वो एक्चुअली सिर्फ उसके अंदर अल्कोहल की परसेंटेज कम है, ठीक है। इफेक्ट उनका सेम ही है। और इन द लॉन्ग रन आपको दोनों से सेम असर ही नज़र आएगा सामने। अच्छा, फिर आपके पास तीसरी एक कैटेगरी हमने जिक्र किया, वो हेलुसिनोजेंस की तरफ हम आ जाते हैं। तो हेलुसिनोजेंस हैं जैसे एलएसडी है, या जो एक उसकी ऑर्गेनिक फॉर्म है श्रूम्स हैं। ये लोगों के अंदर अ, ये आपके दिमाग में बेसिकली उस हिस्से को छेड़ देती है जिसमें आपका फिर चीज़ें नज़र आना, सुनाई देना, इमेजिनेशन वर्ल्ड में चले जाना, बेसिकली हेलुसिनेट करना, वो इन ड्रग्स की बदौलत होता है। सो ये सब डिफरेंट कैटेगरीज हैं, इफेक्ट्स डिफरेंट हैं। इसको मैं समराइज करूं तो इनका एंड ये है कि जब एडिक्शन हो जाएगी तो सबका इफेक्ट सेम होगा, यानी एंड रिजल्ट जो है वो सबका एक जैसा हो वो जाएगा। एंड रिजल्ट एक जैसा। ओके। तो इससे ये सवाल का जवाब मिल जाएगा कि लोग कहते हैं यार चर्च से क्या होता है? चर्च का हम्म। तो मतलब बहुत लोग चर्च पीते हैं, चर्च की तो एडिक्शन नहीं होती, या इसकी एडिक्शन का आइस की एडिक्शन से तो कोई मुकाबला नहीं।
जबकि ये सोच गलत है। जब चर्च की एडिक्शन, वीड की एडिक्शन हो या हैश को कह लें, जब इन दोनों चीज़ों की एडिक्शन होती है कंपेयर टू मेथेम्फेटामीन जो कि आइस है, एडिक्शन के लेवल पे जाके ये इनका जो इफेक्ट है वो सेम है। ओके। वहाँ पे जो आपको ड्रास्टिक चीज़ें कॉन्सिक्वेंसेस नज़र आ रहे होंगे वो सेम होंगे। हालात अगले पेशेंट के बिल्कुल मिलते जुलते होंगे। अम, और जो उनका इलाज है वो इलाज के प्रोटोकॉल्स भी सेम ही होंगे। अच्छा। ओके। तो ये नहीं कि जी चर्च का इस्तेमाल, चर्च की एडिक्शन का जो इलाज है वो आसान है और जो है अल्कोहल का या कोकीन का या आइस का मुश्किल, ऐसा नहीं है। पर एंड रिजल्ट में सबका एक ही तरह का फिर इनका ट्रीटमेंट भी एक ही तरह का सक्सेस है। जो है वो मतलब एंड रिजल्ट एक तरह ही है सबका। इनका अनफॉर्चुनेटली जो इनके डेविस्टेटिंग इफ़ेक्ट्स हैं वो सेम है। इनका जो इलाज है उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो भी सेम है। और आप लोगों को बड़ी शदीद तकलीफ में देख सकते हैं जिनका एक्चुअली में वो तो सिर्फ जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल करते थे, कोई हार्डकोर ड्रग्स कहने को। इन ड्रग्स की क्लास में फ़र्क है, दुनिया में इनको कैटेगराइज किया जाता है, क्लास ए ड्रग्स हैं, ये क्लास बी ड्रग्स हैं। वो सब वैलिड है जब तक कोई इस्तेमाल कर रहा है या अब्यूज़ कर रहा है। जैसे ही एडिक्शन हो गई तो फिर उसके तो असरात ये थोड़ी सेम सी है। क्लैरिफिकेशन की, जैसे हम जनरली एडिक्शन जो है उसको नशा को एडिक्शन ही समझते हैं, तो यानी कि नशा और चीज़ है और एडिक्शन और चीज़ है। बिल्कुल सिंपल सा है कि नशा तो कोई भी कर सकता है। ठीक है। एक दफ़ा इस्तेमाल किया, 5 दफ़ा इस्तेमाल किया या ज़्यादा मर्तबा, लाजिम नहीं कि उसे एडिक्शन हो जाएगी। इनफैक्ट मैंने बताया कि 100 में से 10 लोगों को होती है, 90 लोग बच के निकल जाते हैं। ठीक। सो 90% लोग वो डेविस्टेटिंग इफेक्ट फील नहीं करते, 10% लोग करते हैं, जिस वजह से एक्चुअली एडिक्शन बढ़ती भी जाएगी, नशे का इस्तेमाल बढ़ता जाएगा। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को नशा करते हुए देखते हैं जो ठीक ठाक रहते हैं, तो कहते हैं कुछ नहीं होता। वो उन 10% को नहीं देख पाते जिनको एडिक्शन हो गई है, क्योंकि जिनको हो चुकी होती है एडिक्शन ज़्यादातर या तो वो आइसोलेशन में चले गए होते हैं, क्योंकि वो अब नशा लोगों के साथ कम करते हैं, वो अकेले बैठ के नशा करते हैं। उन्हें कंपनी की ज़रूरत नहीं रहती। अ, वो कंपनी में जाने के काबिल भी नहीं रहे होते। वो ड्रिंक करके जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। वो ड्रिंक करके फन नहीं रहते, वो ड्रग करके फन नहीं रहते, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। तो वो आहिस्ता 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 सोसाइटी से पीछे हट जाते हैं और वो सोशली आइसोलेट हो जाते हैं, अलहदा बैठ के कर रहे होते हैं। तो लोगों को वो इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिलते। वो इफ़ेक्ट्स आपको या तो किसी एडिक्ट के घर में मिलेंगे या वो आपको मिलेंगे किसी रिहैब में, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि अच्छा ये हालात होते हैं ऐसे लोगों के। तो मेजॉरिटी जो बाहर खुले फिर रहे हैं, 90% वो हैं जिन्होंने इस्तेमाल किया, उन्होंने उसके मज़े को एंजॉय किया, पर उन्हें एडिक्शन नहीं हुई। फिर वो दूसरे लोगों को ट्रैक करने के लिए इनवाइट भी करते हैं। आप देखें, हैरत अंगेज तौर पे एक बात है, ज़्यादातर लोग कोई अपनी पसंद की चीज़ किसी से शेयर नहीं करते, हम्म। लेकिन नशा बहुत शेयर करते हैं। हाँ। क्योंकि ये सोशली उनको शुरू की स्टेजेस में अकेला करना पसंद नहीं है। इसमें साथ किसी को मिला लें तो आपको जो है वो एक तो मज़ा ज़्यादा आता है, दूसरा आपका गिल्ट केटर हो जाता है। ओके। ये एक इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर है ओके। कि मैं अपने साथ 4-5 लोगों को मिला लूं किसी काम में तो मेरा गिल्ट शेयर हो जाएगा सही है। ठीक। और मुझे अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी या कोई जो है वो गैदरिंग सी बन जाएगी। तो लोग अपने पहले से अपने खर्चे से दूसरे को कराते हैं, पीयर प्रेशर जिसको कहते हम्म। हैं, जो स्कूल्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी के ज़माने से होता है।
कोई सिगरेट पी रहा है, उसको कहीं ना कहीं अंदर कुछ बुरा लग रहा होगा, लेकिन साथ किसी एक और दोस्त को भी लगा लूंगा तो कुछ कम बुरा लगेगा। दो और साथ आ जाएंगे तो और कम बुरा लगेगा। तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है इसके पीछे, और लोग उसमें शेयर करते हैं अपनी ये चीज़। सही। अच्छा, ये जो आजकल मतलब है, ये एंजाइटी डिप्रेशन की बहुत ओवर द काउंटर ही शायद ड्रग्स मिल जाती हैं, स्लीपिंग पिल्स हैं, मेडिकेशंस जो हैं, और फिर इसी तरह पेन किलर्स हैं, तो ये चीज़ें भी एडिक्शन पे ले जाती हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़्यादातर पाई जाती है, जिसमें से पाकिस्तान एक है। ये डेवलप्ड नेशंस में नहीं पॉसिबल, ऐसी ड्रग्स का फार्मेसीज पे अवेलेबल होना, बगैर प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाना, ओवर द काउंटर आप ले सकें, ये मुमकिन नहीं होता। अम, अगर आप खुद डॉक्टर भी हैं तो भी आप नहीं ले सकते बाहर अच्छा। के मुल्कों में। ओके। इट डजेंट मैटर, आप चाहे डॉक्टर हैं चाहे वहीं के पढ़े हुए, लेकिन अगर आप अपने लिए कोई ऐसी मेडिसिन ले रहे हैं जो आपको ज़रूरत नहीं है या आपके पास उसकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, आप नहीं ले सकते। आपको अपने जीपी के पास जाना पड़ेगा, वो आपको अगर प्रिस्क्राइब कर दे तो आप प्रिस्क्रिप्शन काउंटर पे लेके जाएंगे और आपको दवाई मिल जाएगी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और दूसरी डेवलपिंग नेशंस में ये वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग्स है। बहुत ख़तरनाक है कि किसी भी फार्मेसी पे जाएं, कोई भी ड्रग ले लें। हम्म। कोई ट्रैंकुलाइज़र आप ले सकते हैं, कोई ट्रैंकुलाइज़र जिनको आम ज़बान में लोग नींद की गोली कहते हैं, वो एक्चुअली नींद की गोलियां नहीं होती। एक्चुअली दे आर ट्रैंकुलाइजर्स जिनका एक साइड इफेक्ट है नींद आना, ओके। और लोग नींद की गोली के तौर पे उसको लेना शुरू करते हैं, और फिर एक गोली खाते हैं, दो खाते हैं, वक्त के साथ साथ टॉलरेंस बिल्ड हो जाती है, 5, 8, 10 पे चले जाते हैं। और मैं आपको कुछ साल पहले मैं एक पेशेंट था, आ, वो एक मर्तबा 200 गोलियां खाकर गाड़ी चला के काउंसलिंग लेने आ भी गया। वाह। सो तो मतलब 200 गोलियां। 200 गोलियां, 20 पत्ते। पहली बार मैंने जब इतना क्वांटिटी में उससे सुना तो उसने कहा कि हाँ ये तो मैं रोज लेता हूँ, क्योंकि टॉलरेंस इतनी बिल्ड हो गई हुई है बॉडी की। उसके लिए 200 गोलियां कुछ ऐसे है जैसे आपके लिए या मेरे लिए एक। और कोई लाहौर की शहर की उसने जो है वो फार्मेसी नहीं छोड़ी थी, फार्मेसी पे उसके कॉन्टैक्ट्स होते थे, उसको जाहिर है जिस कदर बल्क में क्वांटिटी चाहिए होती थी उसे मिल जाती थी। और इनकी एडिक्शन में भी अगेन फिर हम वापस उस पे आ जाते हैं कि नींद की गोलियों की एडिक्शन में और चर्च की एडिक्शन में और आइस की एडिक्शन में फ़र्क कोई नहीं रह जाता जब एडिक्शन हो गई। ओ। इफेक्ट फिर वही है। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज दिस पेशेंट ऑफ माइन जिन्हें ज़िंदगी में कोई नशा नहीं किया था, लेकिन उनकी कुछ सर्जरी हुई, जिस सर्जरी के अंदर आपको मालूम है कि सर्जरी के बाद आपको ऐसे नारकोटिक पेन किलर्स देने पड़ते हैं जिससे कि आप अम, उस तकलीफ को जिस्म बर्दाश्त कर सके जो आपको पोस्ट सर्जरी होती हैं। आपको स्कार्स हैं या जो आपको स्टिचेस लगे हैं, जो आपकी बॉडी के साथ जो कुछ हुआ है, तो पेन किलर्स के भी लेवल्स होते हैं। तो जो टॉप मोस्ट लेवल होता है वो नारकोटिक पेन किलर्स होते हैं। नारकोटिक पेन किलर्स आपकी तकलीफ तो दूर कर देते हैं, पर उनका एक ड्रॉबैक ये है, साइड इफेक्ट ये है दैट दे आर एडिक्टिव इन नेचर। और डॉक्टर्स का काम है कि बड़ी जिम्मेदारी से नारकोटिक पेन किलर्स किसी को देते हुए उनको जिम्मेदारी से उनको टेपर ऑफ भी कर दें, और फिर उनको नॉन नारकोटिक पेन किलर्स की तरफ ग्रेजुअली ले जाएं, ताकि बाद में कोई और मसला ना पेश आए। तो वो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ जिनका, वो इसी तरह नारकोटिक पेन किलर्स के एडिक्ट हो गए फ्रॉम अ हॉस्पिटल, क्योंकि उनकी सर्जरी हुई तो जब उनको वो पेन किलर्स लगे, अब उन पेन किलर्स की वजह से आ, वो तकलीफ तो चली गई, लेकिन जो उनको एडिक्शन हो गई वहाँ से निकल के, तो देन ही वाज अब्यूजिंग मल्टीपल फार्मेसीज जहाँ से वो ये दवाइयाँ ले लेके तो इस्तेमाल करते रहे।
और ही वॉज इन हिज mid-30s, और साल डेढ़ के अंदर वो किसी ना काम का इंसान रह जाता है जब वो एडिक्शन में आ जाता है. देर आर बेटर वेज टू गिव दीज नार्कोटिक पेन किलर्स. ऐसा नहीं है कि रीजनेबली और रिस्पॉन्सिबल तरीके से ये नहीं दिए जा सकते, दिए जा सकते हैं. इनके साथ ऐसी मेडिकेशन की जा सकती है जिससे कि इन ड्रग्स का मज़ा ख़त्म हो जाए, ओके पेन रिलीफ हो जाए, ठीक मज़ा ख़त्म हो जाए. So doctors need to be better educated, and they need to be extra cautious किसी को narcotic painkillers prescribe करते हुए. But coming back to the point कि पाकिस्तान में ये फार्मेसी पे ओवर द काउंटर्स ये तमाम ड्रग्स बहुत आसानी से अवेलेबल हैं, हद से ज़्यादा आसानी से. कोई अंडर एज बच्चा जाके जो है वो कोई भी दवाई खरीद सकता है, उसे कुछ नहीं कहा वो सकता. एक दो तो ऐसे शायद लोग यूज करते हैं कि मतलब जैसे कोई कोई बात ही नहीं है, मतलब एक्सॉर्टनल फॉर एग्जांपल, मतलब वो ऐसे नाम सुनते हैं कि वो जैसे कि कोई मतलब नज़ले जुकाम की दवाई है. आपको अक्सर लोगों के ख़ास तौर पे ये वाले नशे जो हैं ज़रा ख़वातीन में थोड़े ज़्यादा फेमस नज़र आएंगे आपको, इसलिए भी क्योंकि ये बहुत और ज़्यादा आसानी से अवेलेबल है उनके लिए. ज़्यादातर फीमेल्स का एक्सेस इजीली फार्मेसीज तक है, ड्रग डीलर्स तक नहीं है, तो वो इसकी तरफ जाते हैं. तो आपको कई ख़वातीन के बैग्स में, पर्स में कोई जैनेक्स, कोई लेक्सॉर्टनिल, कोई एल्प, कोई इस किस्म की नींद की गोलियां मिल जाएंगी. अम, उसकी वजह यह है कि लोग जो हैं वो शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, आसान हल की तरफ जाते हैं. तो नींद नहीं आ रही, ऐसी कोई गोली खाओ, सो जाओ. मूड ख़राब है तो अब इंटरनेट से 4-5 गोलियों का नाम देख लिया, अपनी तरफ से कोई एंटी डिप्रेसेंट को देख लिया, एंटी एंजाइटी पिल्स के नाम पढ़ लिए और वो ले लिया और खाना शुरू कर दिया विदाउट प्रिस्क्रिप्शन. पाकिस्तान में तो एक्चुअली अगेन वेरी 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 अनफॉर्चुनेट कि सिर्फ ये नींद की गोलियों की बात नहीं है. यहाँ पे तो लोग ओवर द काउंटर ड्रग्स जो हैं, जो कि पैनाडोल या ब्रूफेन है, वो इनको भी अब्यूज़ करते हैं. यहाँ पे एंटीबायोटिक्स को अब्यूज़ किया जाता है. अब्यूज़ से मेरी मुराद ये है कि सब सेल्फ प्रिस्क्राइब्ड है. ट्रू लोग अपने आप को खुद से हाँ प्रिस्क्राइब करते हैं, अपने घर वालों को प्रिस्क्राइब करते हैं, दाएं बाएं लोगों को, दोस्तों को. किसी का कुछ 4 सिम्टम्स सुन के उनको मशवरा दे देते हैं, तुम ये खा लो, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ इससे. अच्छा, अगर हम ये देखें कि ये जो पाकिस्तान में जो मतलब वल्नरेबल पॉपुलेशन है, वो मतलब क्या वो अर्ली टीनेज यूथ है, वो यूनिवर्सिटी की एज की यूथ है, या वो कोई स्ट्रगल करता हुआ प्रोफेशनल है, या मतलब कौन, आप किसको देखते हैं ज़्यादा जो बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन है, जो मतलब इस तरफ ज़्यादा माइल होती है? बहुत वल्नरेबल पॉपुलेशन जो है वो उसकी एज नीचे आ गई हुई है. पहले किसी टाइम पे आप कह सकते थे टीनेजर्स हैं, पर अब हम इसमें प्री टीन्स और प्री टीन्स से भी नीचे अब आप यानी कि एनी टाइम अबव 5-6 ईयर्स में ये बात Really? करता हूँ कि जब बच्चा स्कूल जाना शुरू हो जाता है, घर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं, तो आपको एक आउटसाइड आउटसाइड द बबल एक एनवायरनमेंट में जाना पड़ता है. घर आपका बबल होता है और आप उसमें से निकल के स्कूल जाते हैं. तो वहाँ से ही जो है वो पेरेंट्स नीड टू बी मोर कॉशियस अबाउट इट. उनको अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में खुद अवेयर कर देना चाहिए. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस चीज़ को इससे छुपा लें या इस बारे में ना बताएं, क्योंकि पता तो उसको चल जाना है, लेकिन फिर गलत सोर्स से पता लगेगा. तो बेटर टू डू इट फ्रॉम द राइट सोर्स. पहले पहले स्कूल्स का कई साल पहले जो है वो बड़ा एक लिमिटेड सा माहौल था और वो बहुत एक बबल के अंदर सा स्कूल होते थे. पर अब जब से डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया है, सो बहुत अर्ली बच्चों को इन चीज़ों का एक्सपोजर हो जाता है, अनलेस यू टेक केयर ऑफ देम फ्रॉम दैट अर्ली एज. एक तो उसी टाइम से नज़र रखें. ये मत सोचें अभी बहुत टाइम है. वो जो सोचते थे कि टीन एज में हमें ख्याल करना पड़ेगा, नहीं, वो आपको अंडर 10 प्री टीन्स में ही आपको बड़ा करीब नज़र रखनी पड़ेगी. देखना पड़ेगा कोई वेपिंग तो नहीं कर रहा, कोई इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट लेके कहीं से बैठे हो,
या क्योंकि एज नीचे आ गई भी है कॉशन की। पहले ये क्वेश्चन 15, 16, 17 साल की उम्र में करने की जरूरत हुआ करती थी वालिदैन को बहुत ज़्यादा। फिर ये 12, 13 पे आ गई। एंड नाउ आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू दैट दिस इज अंडर 10। 7 से 8 साल के बच्चे That's कॉमनली वेप करते हैं। okay. और ये स्कूल्स ने कई दफ़ा रिपोर्ट किया है कि इनके तो हम बैग से पकड़ते रहते हैं, कॉन्फिस्केट करते हैं, लेकिन वो जो कि डिस्पोजेबल होते हैं वो जाके और ले लेते हैं, और बड़े सस्ते हैं और रेडीली अवेलेबल हैं, so they get it more. Again also there is those children as well जिनके घर में ही नशा भी होता है। अगर उनके घर में कोई एल्डर करता है, कोई ड्रिंक करता है, तो यकीनन उनके घर में बार होगा, बार में ड्रिंक्स पड़ी होंगी। अगर कोई नींद की गोलियां खाता है तो घर में मेडिसिन के दराजों में वो पत्ते पड़े होंगे, और कभी वो सोचेंगे कि अच्छा वो इस सिचुएशन में लेते थे, तो डिप्रेशन है, गुस्सा है, जो भी है, तो वहाँ से शुरू कर देंगे। किसी के घर में कोई स्मोकर होगा तो वहाँ से भी पॉसिबल होता है। सो घर से भी ले सकते हैं, स्कूल से भी ले सकते हैं। इफ़ पेरेंट्स वांट टू बी कॉशियस, दे हैव टू बी कॉशियस फ्रॉम अ वेरी अर्ली एज नाउ। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे मैं बिल्कुल एक ऑफ टॉपिक एक बात करूं कि पुराने ज़माने में लोग अपने बच्चों की जो है ना बहुत ज़्यादा केयर इस सेंस में नहीं करते थे कि कहीं कोई इनको फिजिकली सेक्सुअली अब्यूज़ कर जाए छोटे बच्चों को। अब आप देखते हैं कि पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा इस बात का ख्याल रखते हैं, उनको ऐसे लोगों के आसपास बिल्कुल नहीं छोड़ते जिनका उनसे बिल्कुल करीबी ताल्लुक ना हो। तो वो कॉशन अब वालिदैन को पता लग गया कि नहीं नहीं, ये तो 1, 2 साल के बच्चे की उम्र से ये कॉशन रखनी है, इसको बिल्कुल अकेला किसी के पास नहीं छोड़ा जा सकता। बच्चों को कम्युनिकेट करते हैं, वो कहते हैं कि कोई आपसे कोई फजूल बात करे तो आप हमें बताएं। वही सेम कॉन्सेप्ट एडिक्शन के बारे में, ड्रग्स के बारे में है कि उनको बहुत अर्ली उसको एजुकेट कर दें, खुद ही उसके डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स भी एजुकेट कर दें, खुद उसके सिम्टम्स जो हैं वो स्टडी कर लें, अच्छी तरह पढ़ लें कि कैसे मैं पकड़ सकता हूँ अगर मेरे बच्चे की तरफ ये इस मसले की तरफ जा रहा हो। तो आंखें बंद करने वाला काम नहीं करना, उस क्वेश्चन को स्टार्ट फ्रॉम अ वेरी यंग एज। अच्छा, ये यूथ में अगर आप देखते हैं कि ये जो बढ़ रहा है, तो इसकी रीजन क्या? मतलब एक तो चले इजी एक्सेस है, पीयर प्रेशर है, या एक्सपेरिमेंटेशन है, मतलब या टू लुक कूल है, मतलब क्या जनरली आप मतलब है जो बच्चों में ये जो ज्यादा चीज बढ़ रही है? इट इज ऑल ऑफ द अबव। अच्छा। इसका कोई एक या दो फैक्टर्स नहीं है। दुनिया में ड्रग्स का इस्तेमाल हर साल 3 से मल्टीप्लाई हो जाता है। अच्छा। ठीक है, सो दैट इज द स्टडी ओह, कि जिसमें वो कहते हैं कि 1 से 3, 3 से 9, टाइम 3 times इट गेट्स एवरी इंटू ईयर, 3 होता रहता इंटू 3 होता रहता है। है। ओके। पॉपुलेशन भी दुनिया में तेजी से बढ़ रही है, उसका भी इस चीज़ से ताल्लुक है। स्ट्रेस दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है, और नई ड्रग्स की अकसाम तेजी से आती जा रही हैं। सो ये एक फैक्टर भी है। सो सम पीपल स्टार्ट यूजिंग अ ड्रग बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर। कुछ लोग कूल बनने के लिए टीवी पे देखा, फिल्म पे देखा, तो वो इफेक्ट भी हो सकता है। कोई बच्चा परेशानी में कर सकता है, कोई बच्चा खुशी में कर सकता है, कोई बच्चा सेलिब्रेट करने के लिए करेगा, और कोई बिल्कुल डिप्रेशन में जाके करेगा। कुछ लोग जो हैं उन्होंने घर में देखा है, कुछ ने नेबर को देखा है, कुछ ने स्कूल में देखा है। लोग अक्सर इस चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं कि असल वजह क्या है जी, लोग नशा क्यों करते हैं। मैं कहा बहुत सारी वजह हैं, एक नहीं है, ओके। बेतहाशा बहुत सारी वजह हैं जिसके पीछे लोग कर सकते हैं। इसको छोड़ दें कि क्या वजह हो हाँ। सकती है। ये 10, 15, 20 इतनी वजूहात हैं, ये सब हैं, सबका ध्यान रखें, तमाम चीज़ों के ऊपर फोकस रखें। दोस्तों की कंपनी कर सकती है, लोगों अक्सर इस पे बड़ा फोकस होता है कि ये खराब दोस्त ना करा दें। बिल्कुल दुरुस्त है, करा सकता है, लेकिन दैट इज नॉट दी ओनली कैटेगरी। ठीक है, लोग आपको मीडिया किस किस्म का एक्सपोजर दे रहा है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट है सोशल मीडिया का। अभी उस दिन मैं एक बड़ी
खुश आइन किस्म की खबर देख रहा था कि ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 16 बच्चों के ऊपर सोशल मीडिया की पाबंदी लगा दी है। बिल्कुल। दैट्स एन एक्सीलेंट मूव। उससे कुछ अच्छे पॉजिटिव असरात उनको आने वाले सालों में नजर आने लग जाएंगे, क्योंकि मीडिया पे इस चीज़ का एक्सेस, दैट्स वन थिंग। रेडिली इजीली अवेलेबल होना, ये भी एक चीज़ है। सो आपको किसी भी फार्मेसी से, किसी ड्रग डीलर से, स्कूलों के बाहर ड्रग डीलर्स आके ड्रग्स देते हैं, घरों में जाके होम डिलीवरी देते हैं बूटलेगर्स और ड्रग डीलर्स, तो वो लोगों को फराहम करते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल जेन्युइन मुझसे रीज़न पूछेंगे कि जेन्युइन रीज़न क्या है कि लोग नशा क्यों करते हैं, उसका जवाब ये है कि जो लोग नशा करते हैं उनके अंदर कोई कमी होती है, किसी न किसी चीज़ की। मिसाल के तौर पे उनको ये, उनके अंदर इस बात की कमी है कि वो बगैर नशे के एंजॉय नहीं कर सकते, तो वो उस कमी को, उस गैप को पूरा करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं कि हम एंजॉय कर सकें। कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। बहुत सारे आर्टिस्ट स्टेज पे जाने से पहले, परफॉर्म करने से पहले, दे टेक अ फ्यू शॉट्स ऑफ अल्कोहल, क्योंकि ओके। उससे उनका टेम्पररली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। सो कुछ लोग हैं जिनसे अपनी परेशानी या स्ट्रेस हैंडल नहीं किया जाता, उनके अंदर इस बात की कमी है, ऐसे स्किल्स नहीं हैं कि वो स्ट्रेस ले सकें, स्ट्रेस को डील कर सकें, तो फिर वो किसी ड्रग की तरफ जाते हैं। सो शॉर्ट आंसर टू द होल क्वेश्चन वुड बी कि आपके अंदर साइकोलॉजिकली किसी ना किसी चीज़ की कोई कमी होती है, ओके। जिसको पूरा करने के लिए लोग पहली मर्तबा किसी नशे की तरफ जाते हैं। जैसे अगर कोई कूल बनने के लिए करता है, ये कूल फैक्टर है, तो उसके अंदर ये चीज़ की कमी है कि वो खुद को कूल नहीं समझता। ठीक। सो दूसरी हमने मिसालें दी कि किसी को स्ट्रेस नहीं हैंडल होता, किसी से कॉन्फिडेंस नहीं है लोगों को फेस करने का, या कोई पीयर प्रेशर में आ जाता है। एट द एंड आपको रिजल्ट ये मिलेगा कि दे हैड समथिंग लैकिंग इन देम। ठीक। चिल्ड्रन विद अ वेरी फुलफिल्ड चाइल्डहुड, यानी जिनके माँ बाप ने इमोशनली जिनको स्ट्रांग बनाया हो, ओके। जिनको स्किल्स दिए हों, जिनकी इमोशनल बॉन्डिंग बड़ी अच्छी हो इर्द गिर्द, दे विल बी ऑलवेज लेस लाइकली टू गो टूवर्ड्स दीज थिंग्स। उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें मसले हल करने आते हैं, केटर कर सकते हैं मसाइल को, कॉन्फिडेंस भी है, कहीं पे खड़े होकर बात कर सकते हैं। उन्होंने माँ बाप को लड़ते हुए नहीं देखा, उन्होंने घर पे कोई क्राइसिस नहीं देखे, दे हैव हैड अ हेल्दी चाइल्डहुड, दे विल बी लेस लाइकली टू गो टूवर्ड्स सच थिंग्स। अच्छा। ओके। सो तो यानी अपब्रिंगिंग का बड़ा रोल है इसके अंदर जो है फिर। बहुत ज़्यादा, और अपब्रिंगिंग में मैं लोगों को बताता हूँ पहले 5 साल का बहुत ज़्यादा रोल है। अच्छा, जैसे ये मतलब मैस्कुलिन प्रेशर है कि जी वो एक, कि जी मर्द को दर्द नहीं होता, तो मतलब ये भी है कि वो जो एक आर्टिफिशियल उसमें है कि जी मर्द रोता नहीं है, तो वो फिर अगर उसको तकलीफ है तो वो क्या फिर इस तरह की किसी एक्सक्यूज में जाए, क्या करे, या वो इससे हो जाता है? अगेन इट इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स कि जिस बात में जिसको कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, रोना नहीं चाहिए मर्दों को, ये वही वाला फैक्टर है कि आपकी एक इमोशनल नीड है, वो जो हमने जवाब पहले दे दिया कि इमोशनल नीड है, उसको पूरा नहीं होने दिया गया। एवरीबडी हैज़ इमोशंस, एंगर, हैप्पीनेस, सैडनेस, फियर, ये तमाम हमारे मुख्तलिफ इमोशंस हैं, ये सब के हैं, मेल और फीमेल। मर्दों को अगर अपने इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने से रोका जाएगा तो कोई ना कोई उनके अंदर कमी आ जाएगी, ठीक। और वो फिर उसको पूरा करने के लिए कहीं इस तरफ जा सकते हैं। तो हमने इसका हल बताया ना कि पेरेंट्स नीड टू वर्क ऑन गिविंग देम देयर चिल्ड्रन अ वेरी फुलफिल्ड चाइल्डहुड, और उसका ताल्लुक रुपए पैसे से नहीं है, इस चीज़ से ताल्लुक नहीं है कि कोई फाइनेंशियली बहुत वेल ऑफ है, सिर्फ वो ये चीज़ फराहम कर सकते हैं अपने बच्चों को। रुपए पैसे से ताल्लुक नहीं है, इमोशनली
पेरेंटिंग एक बड़ा ज़बरदस्त एक फील्ड है अपने ओन में, और जैसे एडिक्शन अब तो एक शायद ज्यादा मुश्किल स्पेशलिटी, बन गई है। पेरेंटिंग एक पूरी स्पेशलाइज्ड फील्ड है। इसमें भी लोग स्पेशलाइज करते हैं, पढ़ाई करते हैं। अम, और ये भी उसी तरह अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ है जो लोगों को लगता है कि मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट आ जाती है। पीपल थिंक दैट व्हेन समबडी विल बिकम अ पेरेंट, उन्हें पेरेंटिंग आ जाएगी। दुनिया यही इसी निज़ाम से चल रही है, माँ बाप बनेंगे तो माँ बाप बनना आ जाएगा। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। मतलब आप माँ बाप बने हैं, दैट्स समथिंग बायोलॉजिकल इन नेचर कि आप यू हैड अ चाइल्ड, लेकिन आपको पेरेंटिंग आती नहीं है, आपने उस बारे में पढ़ा नहीं है। मोस्टली 99% लोग पेरेंटिंग वैसे करते हैं जैसी उन्होंने देखी होती है, हम्म। तो वो उसको रिलेट कर रहे होते हैं अपने माँ बाप से या अपने इर्द गिर्द के लोगों के माँ बाप से, या वो उसके जैसे हो जाते हैं या वो उसके बिल्कुल अगेंस्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक। सो पेरेंटिंग को भी हमने कहा ना कि वो एक अंडर एस्टिमेटेड चीज़ है। और रुपए पैसे से कोई इस बात का ताल्लुक नहीं है कि आप अपने बच्चों का जो चाइल्डहुड है उसको इमोशनली उनको स्ट्रांग बनाएं, गिव देम द स्किल्स टू डील विद थिंग्स, और उनको, और वो उनके लिए फिर कोई रोल मॉडल भी बनना पड़ता है। सबसे मुश्किल काम असल में ये है कि आप जो सिखा रहे हैं वो करके भी दिखाना जी, पड़ता है। बिल्कुल सही। अगर आप सिर्फ ज़बानी बता रहे हैं और खुद नहीं कर रहे हैं तो देन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट। बिल्कुल ठीक। तो बच्चा कहेगा कहते कुछ है करते कुछ है। सही। सो यू हैव टू फर्स्ट टीच देम अ सर्टेन थिंग एंड देन यू हैव टू डू इट फॉर देम। एंड इससे भी मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी बढ़ती है कि आप नशे से दूर रहेंगे। हम्म। लेकिन अब हम एक बात करते हैं, मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी विसिनिटी, एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है। आप दुनिया में किस मुल्क में, किस शहर में, किस इलाके में रहते हैं, इससे बड़ा फर्क पड़ेगा। वहाँ इर्द गिर्द के हालात क्या हैं, माहौल क्या है, वहाँ कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है कि नॉन स्ट्रेसफुल है, उस शहर में, मुल्क में नशा बहुत आम है कि नहीं है। सो इस बात से फ़र्क पड़ेगा। वहाँ पे लॉज कितने स्ट्रिक्ट हैं या नहीं हैं, इस बात से फ़र्क पड़ेगा। तो उस सवाल का जवाब कि लोग नशा क्यों करते हैं, वो तो दर्जनों रीज़न। नहीं, अगर थोड़ा सा ऐड करूं कि अगर ये स्ट्रेस की बात करें, आपने कहा जहाँ रहते हैं, तो अगर देखा जाए तो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में अगर हम पिछले चंद साल में देखें तो ओवरऑल स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है, प्रेशर्स इंक्रीज हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इस वजह से एडिक्टिव बिहेवियर जो है उस पर भी फर्क पड़ा है, वो भी बढ़ा है पाकिस्तान में। लाजमी, लाजमी तौर पे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जिस शहर में नशे का इस्तेमाल किया जाता है वो कराची शहर है। और कराची शहर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की तादाद दूसरे शहरों से ज़्यादा है, हर लिहाज से। बिल्कुल। हाँ, वो सिक्योरिटी के लिहाज से हो या कंपटीशन के लिहाज से हो, उस शहर के लोग बहुत काबिल हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान को रेवेन्यू प्रोड्यूस करके देते हैं। बड़ा शदीद कंपटीशन है वहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ पे चूँकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इस सब में, और वहाँ नशे का इस्तेमाल भी ज़्यादा है, नशे की अवेलेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। सो नेचुरली उसका एक इम्पैक्ट होगा। मुकाबले में कोई ऐसा शहर जो उसमें लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक लेड बैक है, इजियर है, लेस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट, वहाँ पे चीज़ें देखने में कम आएंगी। दुनिया भर में जो मोस्ट कॉम्पिटिटिव सिटीज़ होंगी वहाँ पे ये चीज़ आपको देखने में ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि न्यूयॉर्क में, जैसे लंदन में या पेरिस में, या जो भी और टीयर वन सिटीज़ होती हैं जहाँ मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों से लोग आते हैं आ, पैसा कमाने, काम करने, सरवाइव करने। तो दे हैव अ लॉट मोर स्ट्रेस कंपेयर टू टीयर 3-4 सिटीज़ जहाँ पे कुछ सुकून दे लेट बैक सा माहौल होता है। तो स्ट्रेस का एक बहुत ज़रूरी तो फैक्टर। यानी कि अगर मतलब शहर से गांव को कंपेयर करें तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम होगी गांव में। कुछ हद तक प्रोबेबिलिटी आपको उसमें अच्छा। कम मिलेगी लाजमी। ओके। स्ट्रेस, उसमें वही ताल्लुक स्ट्रेस का आ जाता है, हम्म। स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट का होना, अ, दूसरे फैक्टर्स रेडिली अवेलेबल ना होना। क्लैरिफिकेशन के लिए, वैसे तो आपने बताया बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन ये कि जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि जी बहुत जो सेंसिटिव लोग हैं वो ज़्यादा
एडिक्शन की तरफ प्रोन हो जाते हैं, या बहुत इंटेलिजेंट लोग जो हैं वो एडिक्शन की तरफ प्रोन हो जाते हैं। तो सेंसिटिविटी और इंटेलिजेंस का डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है, अपब्रिंगिंग का ज़्यादा नहीं ताल्लुक। नहीं, उनका भी ताल्लुक है। अच्छा। उनका भी ताल्लुक है। अच्छा। क्योंकि अब पहले हम नर्चर की बात कर रहे थे, अब हम जरा नेचर की बात अगर कर लें तो नेचर तमाम इंडिविजुअल्स की डिफरेंट होती है बाय बर्थ। ठीक। जब आप दो ट्विंस को भी देख लेंगे ना, बहन भाइयों को छोड़ दें, अगर दो ट्विंस को भी देख लेंगे तो दे विल बी हैविंग डिफरेंट नेचर बाय बर्थ। बिल्कुल। तो वो उनमें से एक किसी सिचुएशन को किस तरह लेता है, थ्रेट को, स्ट्रेस को कैसे लेता है, और दूसरा कैसे लेता है, उनमें बड़ा फर्क होगा। अ, कोई एक शख्स जो है वो किसी सिगरेट पीने वाले से इम्प्रेस हो जाता है लेकिन दूसरा नहीं होगा। तो उसमें काफ़ी ताल्लुक नेचर का भी है। और एक इंसान जब बड़ा हो रहा होता है तो दोनों चीज़ें पैरेलल इफेक्ट करती हैं। नेचर और नर्चर का साइमल्टेनियसली इफेक्ट होना होता है। इसी वजह से एक ही माँ बाप की पेरेंटिंग में मुख्तलिफ बच्चे मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ओके। वरना तो फिर वो सारे बहन भाई सेम होने चाहिए। हम्म। अगर पेरेंट्स ने सेम तरीके की पेरेंटिंग की है तो फिर तो उसके उनके तीन चार पांचों बच्चे जो हैं वो एक जैसे या डोसाइल होने चाहिए या एग्रेसिव होने चाहिए या इमोशनली स्ट्रांग होने चाहिए या वीक होने चाहिए। ऐसा नहीं होता। वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। सो जो लोग बहुत ज़्यादा बाय बर्थ या जेनेटिकली आप कह सकते हैं बाय नेचर सेंसिटिव हैं, तो वो नर्चर से उस चीज़ को थोड़ा बहुत केटर करके कम किया जा सकता है। ठीक है। मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताऊं कि टोटली एक डिफरेंट प्रोग्राम जिसमें हम ये शेयर करते हैं कि हर इंसान के अंदर एक एनिमल ब्रेन होता है, हम्म। और जो एनिमल ब्रेन है वो आप सबका आपस में सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। अच्छा। जैसे एनिमल्स की ट्रेट्स मुख्तलिफ हैं कि वो किसी थ्रेट को, कोई जानवर कैसे परसीव करता है। कोई उसके नतीजे में भाग जाता है, कोई उसके नतीजे में लड़ता है, और कोई थ्रेट के नतीजे में फ्रीज हो जाता है। फाइट, फ्लाइट और फ्रीज जो रिस्पॉन्स है, तो ये एनिमल्स का अ, एक नेचुरल जो इंस्टिंक्ट होता है। तो इंसानों के अंदर भी जो एनिमल ब्रेन है वो मौजूद है, ओके। जो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज का फैसला करता है, जो आपके सर्वाइवल के लिए बड़ा ज़रूरी है। जो आपका एमिगडाला जिसको हम बोलते हैं, लिम्बिक सिस्टम, ये डिसाइड करता है कि आप किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे। ये एनिमल सबका मुख्तलिफ होता है। मैं किसी शख्स को आप सड़क पे देखें, उसको लड़ाई हो जाती है और उसको धमकी देता है सामने वाला बंदा, ये शख्स कैसे रिस्पॉन्ड करेगा ये उसका एनिमल ब्रेन डिसाइड करेगा। जवाबन ये लड़ पड़ता है, या ये सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश करता है, या फिर इसके होश उड़ जाते हैं, बिल्कुल स्टक हो जाता है, स्टन हो जाता है। ये इसका एनिमल ब्रेन डिसाइड करेगा। ये नेचुरली डिफरेंट है। सो ओके। नेचर नर्चर दोनों चीज़ों ने साइड बाय साइड काम करना है। साइकोलॉजी में, एडिक्शन में किसी चीज़ का कॉन्क्रीट सिंगल आंसर नहीं है। ठीक। अ, ये नहीं आप कह सकते कि ये चार चीज़ें आप कर लें तो जी आपको कोई मसला नहीं। यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। आप ये नहीं कह सकते कि आप सिर्फ रात में अच्छा सो लें तो आपके ज़्यादातर मसाइल हल हो जाएंगे। नहीं, आपने सोना भी अच्छा है, आपने खाना पीना भी ठीक से खाना है, पानी का इंटेक अपने अंदर अच्छा रखना है, अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम भी अच्छा रखना है। सो ईटिंग, स्लीपिंग, ये सारी चीज़ों का, तमाम चीज़ों का आपको ख्याल रखना है, तो जाके आपकी कहीं एक ब्रेन की हेल्दियर ग्रोथ होती है। यू कैन नॉट इग्नोर ए सिंगल फैक्टर। आप किसी एक चीज़ पे स्टक नहीं हो जाएं। लोग, मैंने जैसे पहले मेंशन किया ना, बस इस फैक्टर पे स्टक रहते हैं, उसके दोस्त पता नहीं देखो कैसे हैं। ज़रूर देखें, बट दैट्स वन फैक्टर। बाकी फैक्टर्स पे भी ज़रा गौर करें। um, वो किस किस्म का कंटेंट कंज्यूम करता है,
टीवी पे क्या देखता है, फोन पे क्या इस्तेमाल करता है, ज्यादातर क्या करते हुए नजर आता है, किताबें किस तरह की पढ़ता है, अम, अकेले बैठा होता है तो क्या कर रहा होता है। अपने बच्चों में मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ कि लोग देखिए, अ, एक अकेले बैठा बच्चा क्या कर रहा है, ज्यादातर घर वालों के साथ इंटरेक्ट कैसे करता है। यू हैव टू ऑब्जर्व एवरी टाइनी लिटिल एस्पेक्ट इफ यू वांट टू सेव योर चिल्ड्रन फ्रॉम दिस। आपको अपनी वो कॉशन रखनी पड़ेगी। और ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दिस वो मिसाल बन के उनके दिखाना पड़ेगा। सिर्फ खाली कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कहें कुछ और कर कुछ और रहे होते हैं, उससे काम ज्यादा खराब होता है। वो एक कॉन्फ्लिक्ट जो आ जाता है ना इंसान के ब्रेन में, कि मुझे सिगरेट पीने से मना कर रहे हैं, खुद एक डब्बी पी जाते हैं, ये कैसी बात हुई। तो बिल्कुल ठीक। वो फिर उसकी तरफ जाएगा करने के लिए। या मुझे कहते हैं गुस्सा नहीं करना, खुद जो है वो हर वक्त फोन पे लोगों को गालियां दे रहे होते हैं। तो देन आप बच्चे को सिखा रहे हैं कि ऊंची आवाज नहीं करनी, और खुद उसके सामने आप फोन पे किसी पे चीख रहे हैं, तो दे विल हैव अ कॉन्फ्लिक्ट इन द ब्रेन। अच्छा, ये जनरली मतलब खुदा ना खास्ता किसी फैमिली में कोई एडिक्शन पे लग गया, तो वो जनरली फैमिलीज का किस तरह का वो बिहेवियर होता है कि वो क्या छुपाते हैं कि जी कोई शेम फैक्टर से, या कोई इमोशनल ब्लैकमेल होता है या थ्रेट के साथ होता है। तो मतलब आप कैसे देखते हैं, आप, या लोग थोड़े से अब ओपन अप हो गए हैं पहले से? लोग इसको हमेशा छुपाते हैं, एडिक्शन पे पर्दा डालते हैं। और अ, ये मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि कई मरतबा लोग नशे के इस्तेमाल पे पर्दा नहीं डालते, एडिक्शन पे पर्दा डालते हैं। एडिक्शन को एडमिट करते हुए उनको जो है वो कुछ शर्म महसूस होती है। लोग इस चीज को ओपनली शेयर एट टाइम्स कर देते हैं कि "ओए, मैं तो ड्रिंक करता हूँ", लेकिन ड्रिंकिंग मेरा इशू बन गया हुआ है, इस चीज को कोई शेयर नहीं करेगा। अ, इलाज कराया किसी ने, ये कोई शेयर नहीं करेगा। तो ये हमारी फील्ड में एक्चुअली एक बड़ा इंटरेस्टिंग ड्रॉबैक है कि हमारे सेटिस्फाइड कस्टमर्स जो हैं वो कभी भी रिव्यू नहीं देते, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते हाँ, कि हमने इलाज कराया। बिल्कुल ठीक। एट टाइम्स वो पब्लिक में मिलते हैं तो मिलना नहीं चाहते। हम्म। अम, वो सोचते हैं कि अच्छा इनसे मिलूंगा तो लोग ये एसोसिएट ना करेंगे मैंने इनसे इलाज कराया हुआ है। और ये जो है वो डबल एज सोर्ड है एडिक्शन में, कि हमने बताया कि जब कोई नशा करता है तो वो लोगों को साथ कराना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, अपने साथ लोगों को ऐड करते हैं। जब कोई इलाज कराता है तो किसी को अपने साथ इलाज कराने की तरफ नहीं लाता। मैं नहीं सोचता कि मुझे फ़ायदा हुआ है तो मैं और चार लोगों को बताऊं और इनको भी ट्रीटमेंट की तरफ लाऊं। वो तब फिर चुप हो जाते हैं। अम, और घर वाले जो हैं वो भी पर्दा डालते हैं, छुपाते हैं। ज़्यादातर उनको मरीजों ने ही प्रेशराइज किया होता है, उनको मरीजों ने ही इस तरह की चीज़ों पे ले आए होते हैं कि नहीं, किसी को बताना नहीं, बस छोड़ दूंगा, जल्दी छोड़ दूंगा, कवर कर देना मेरे लिए। घर वाले ऑफिस कॉल कर करके, स्कूल कॉल कर करके बहाना करते हैं अपने मरीज के लिए कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बुखार बहुत ज़्यादा है, उसे फ्लू बहुत ज़्यादा है। असल में वो ड्रंक है, ओह। असल में वो हाई है, या नशे के उसमें कोई साइड इफेक्ट में है, साइकोसिस में है, उसकी कंडीशन नहीं है। उसे अपने कॉन्सिक्वेंस फेस नहीं करने पड़ते, क्योंकि घर वाले उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसकी तरफ आने नहीं देते। आउट ऑफ लव करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि कोई गलत इंटेंशन है, उनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, कर वो रहे हैं प्यार में। लेकिन हम लोगों को हमेशा इसके अगेंस्ट एडवाइस करते हैं। वी टेल पीपल टू शेयर इट विद एनीबडी एंड एवरीबडी। वी टेल पीपल टू नॉट कवर अप फॉर देयर पेशेंट्स। उन्हें उनके कॉन्सिक्वेंस फेस करने दें। अगर कोई नशे की हालत में बाथरूम में गिर के बेहोश हो गया है, तो उसको बाथरूम में गिरे रहने दें, उसको वहां पे बेहोश रहने दें। जब वो वहां पे होश में आएगा तो वो अपने आप को उस कंडीशन, उस हालत में देखेगा, उसे ये कॉन्सिक्वेंस फेस करने दें। उसको वहां से उठा के ला के बिस्तर में रजाई में दे के तो सुला ना दें। वो सुबह उठे वो कहेगा मैं देखो क्या जबरदस्त
पूरा नशा भी करता हूँ और एंड पे आके जिम्मेदारी से अपने उसके कपड़े भी बदल देते हैं, उसको उसके इर्द गिर्द पानी भी रख सब कुछ कर देते हैं। नतीजा उसे कुछ याद नहीं होता। वो जब होश में आता है वो देखता है सब ठीक ठाक है। अम, ऐसे लोग जो हैं, लेकिन लोग आमतौर पे बीवियां या माँ बाप या ये लोग कहेंगे कि नहीं उसको फर्श पे तो नहीं ना पड़े रहने देना, उसे ठंड लग जाएगी। अगर नहीं पड़े रहने देंगे तो ठंड से कुछ ज्यादा लग जाएगा उसको। ये चीजें बढ़ती हैं फिर से। अगेन, लोगों की नज़र में पर्दा डालना ये मत करें। अगर वो ऑफिस नहीं गया उसके लिए बहाना मत करें कॉल करके। वो खुद उस कॉन्सिक्वेंस को फेस करे, खुद उनको जवाब दे कि मैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन क्यों नहीं आया। अच्छा, और इसमें थोड़ा सा सॉरी कि कोई मतलब रिलीजियस और कल्चरल मतलब भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि कोई, वैसे तो एक बंदा एडिक्शन कर रहा है तो शायद वो रिलीजन को पता नहीं उस तरह कितना उसका वो लेता है या नहीं लेता, लेकिन स्टिल कोई पता है कि लोगों को पता लगेगा कि बहरहाल एक हम एक इस्लामिक सोसाइटी है, तो मतलब ये भी कोई इसके भी है कोई असरात। कुछ हद तक आप कह सकते हैं उसके असरात होते हैं, जिसकी वजह से अ, मतलब पाकिस्तान जैसे आप कहें कि जहाँ पे अल्कोहल बैन है, और हमारे रिलीजन में भी बहुत ज़्यादा खुल खुला के शराब के बारे में कहा गया है कि ये हराम है। लेकिन लोग जो हैं वो फिर सिर्फ शराब को हराम समझ के दूसरे नशे उनको हलाल समझ के वो उस तरफ चल पड़ते हैं। पाकिस्तान में आपको बाकी की दुनिया की निस्बत, वेस्ट की निस्बत अल्कोहलिज्म कम मिलेगा, हम्म। लेकिन दूसरी ड्रग एडिक्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगी। ओके। अगर आप अमेरिका में, यूरोप में स्टडी करें तो वहाँ 100 में से ज़्यादा परसेंटेज निकलेगी अल्कोहलिक्स की और कुछ कम परसेंट मिलेगी एडिक्शंस की, जो दूसरे सब्सटेंस अब्यूज़ हैं, यानी चर्स है, कोकेन है, आइस है। पाकिस्तान में हेरोइन, चर्स, कोकेन, आइस इनका इस्तेमाल परसेंटेज में कुछ ज़्यादा मिलेगा, अल्कोहल का उससे कुछ कम मिलेगा। उसका ताल्लुक एक वो इसलिए भी क्योंकि पाकिस्तान में बैन है, हम्म। तो उससे रेडीली अवेलेबल उस तरह नहीं है। तो उससे फ़र्क पड़ता है कि जब कोई चीज़ वैसे रेडीली अवेलेबल नहीं है जैसे कि साथ वाले मुल्क में इंडिया में होगी, क्योंकि वहाँ पे अल्कोहल जो है वो बैन नहीं है। हम्म। अम, जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, लोग स्टोर पे जाके ग्रोसरी स्टोर पे जाके ले सकते हैं। ऐसी अवेलेबिलिटी तो यहाँ पे नहीं है। हम्म। सो उससे फ़र्क पड़ता है। सो रिलीजियस एस्पेक्ट से ये फ़र्क पड़ सकता है कि उनकी ड्रग ऑफ चॉइस बदल जाएगी, ओके। क्योंकि वो अल्कोहल को ज़्यादातर बुरा समझते हैं हम्म। और चर्च को नहीं समझते। हम्म। दूसरे नशों को वो नहीं समझते, जबकि एक्चुअली रिलीजन तो हमारा ही कहता है कि कोई भी चीज़ जो आपको काबू से बाहर कर दे, आपको अपने जो है वो अंडर द इन्फ्लुएंस लाए, और आप अंडर द इन्फ्लुएंस ड्रग में फिर आप कुछ भी गलत काम की तरफ जा सकते हैं। तो हाँ, शराब के बारे में बिल्कुल ज़रा स्ट्रेट फॉरवर्ड खुलखुला के हराम कहा गया, लेकिन एक्चुअली में तमाम नशों के बारे में कहा गया। तो ये कुछ इफेक्ट इसका रहता है कि लोग अगर बहुत कोई रिलीजियस है तो कई दफ़ा आपको ये देखने में आएगा कि वो शराब नहीं, बिल्कुल नहीं, वो हराम है, लेकिन दूसरे नशे मैं पूरे ओ, कर लेता हूँ। ओके। अच्छा, ये मतलब जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, फैमिलीज जो साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करती हैं फैमिली मेंबर्स की, उसमें ये कि जी नमाज पढ़ लो सब ठीक हो जाएगा, तो ठीक है ऑफ कोर्स, मतलब उसका कुछ स्पिरिचुअल असर होता होगा, लेकिन इससे हीलिंग मतलब एक अगर किसी को इशू हो गया है कोई साइकोलॉजिकल, हम्म। तो वो सिर्फ ये उसको हील मतलब करने के लिए काफी है। वो वही कॉमन मिथ है ना, हम्म। जिसमें लोग कहते हैं कि आ, नमाज पढ़ लो ठीक हो जाएगा, या आप जो है वो इसको कोई शादी करा दो तो ये ठीक हो जाएगा। कॉमन मिथ्स में से है। अगर नमाज पढ़ लेने से क्या आप किसी को ये कहेंगे कि नमाज पढ़ लो तो डायबिटीज़ ख़त्म हो जाएगी, या नमाज पढ़ लो तो कैंसर ठीक हो जाएगा, नमाज पढ़ लो तो दिल में स्टंट डालने की ज़रूरत नहीं है, या नमाज पढ़ लो तो आपको कोई भी और प्राइमरी क्रॉनिक डिजीज उससे ख़त्म हो जाएगी। अगर वो नहीं होनी तो एडिक्शन भी नहीं होनी, क्योंकि एडिक्शन भी प्राइमरी क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस है, कोई फ़र्क नहीं है।
एडिक्शन प्राइमरी, क्रॉनिक और प्रोग्रेसिव इलनेस है। और एडिक्शन हमने बताया कि फिजिकल इन नेचर है, बायोलॉजिकल इन नेचर है, जिस्मानी बीमारी है। जिस्मानी बीमारी का नमाज से ताल्लुक नहीं है, रूहानी मसाइल का ताल्लुक जो है वो नमाज से हो सकता है। सो अगर किसी की अभी एडिक्शन नहीं हुई लेकिन वो उसमें कोई ऐसे रूहानी मसाइल आ रहे हैं, साइकोलॉजिकली कोई उसके प्रॉब्लम्स हैं, हाँ वहाँ पे उसको ऐसे काम नमाज पढ़ने से या कोई और रिलीजियस एक्टिविटी से हेल्प मिल सकती है। लेकिन एडिक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे कभी आपने किसी को नहीं सुना होगा ना, सर्जरी कराने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ लो, तो फिर इसके अंदर से भी वो फैक्टर निकाल दें। एनी प्राइमरी क्रॉनिक इलनेस जिसका ताल्लुक जिस्म से है, उसको उसके बाकायदा इलाज की ज़रूरत है। उसमें खाली नमाज पढ़ना, खुतबा सुनना, लेक्चर अटेंड करना ये काफ़ी नहीं होगा। अच्छा, इसमें ये मतलब पनिशमेंट जो है वो कोई रोल प्ले कर सकती है या एम्पैथी जो है वो रोल प्ले करती है? पनिशमेंट तो एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव होगी। ओके। लेकिन फिर मैं वही आपसे पूछूंगा, ये जो आप सवाल कर रहे हैं ये किस स्टेज के लिए कर रहे हैं, वेदर इट इज़ फॉर अ यूज़र, एन अब्यूज़र या एन एडिक्ट, तो फिर उसके मुताबिक हमारा जवाब बनेगा। अगर कोई एडिक्ट है तो पनिशमेंट, नो पनिशमेंट, उसे कोई असर ही नहीं होना। उसके लिए सबसे बड़ी पनिशमेंट तो एक्चुअली उसका नशा बना हुआ है। वो नशा करता है, उसे मज़ा नहीं आता, उसके लिए वो पेनफुल होता है। वो नशा कर रहा है अपनी मजबूरी, जिस्मानी मजबूरी की वजह से, और अपनी मेमोरी के मुताबिक जो पास्ट में उसको मज़ा आता था नशे से। सिंपली इसको ऐसे ले लेते हैं, एक इंसान जो अल्कोहल इस्तेमाल करता है वो उसके नशे को 2 घंटे 3 घंटे एंजॉय करता है, 4 घंटे एंजॉय करता है। लेकिन जो अल्कोहलिक है वो अल्कोहल पीता है, उसको मुश्किल से 10-15 मिनट का कोई मज़ा मिलता है, उसके बाद उसको आधा घंटा 2 घंटे उसके टॉक्सिक असरात का सामना करना पड़ता है। उसको तो सज़ा वहाँ मिल रही होती है, पनिशमेंट उसको मिल रही होती है, पर आदत से मजबूर वो रुक नहीं सकता, जिस्म उसको रुकने नहीं देता। एक बड़ी कॉमन चीज़ मैं अल्कोहलिक्स के बारे में कहता होता हूँ कि अल्कोहलिक्स डोंट स्लीप, दे ऑलवेज पास आउट। वो हमेशा इतनी शराब पीते हैं, शराब पी पी के वो पास आउट कर जाते हैं। वो अपनी मर्जी से ये ग्लास को साइड पे रख के उठ के जाके ये जी सोने का टाइम हो गया मैं सो जाता हूँ, ये नहीं कर सकते, वो पास आउट ही होते हैं। सो सज़ा का कॉन्सेप्ट, उस पे अगेन दे नीड ट्रीटमेंट। एम्पैथी वो भी को बहुत ज़्यादा काम नहीं करेगी, क्योंकि साइकोलॉजिकल थिंग्स इन नेचर उस वक्त अफेक्ट नहीं कर रही हैं। एन अल्कोहलिक और एन एडिक्ट, उसको तो इलाज चाहिए, उसे ट्रीटमेंट चाहिए। और ये जो सारे एस्पेक्ट्स आप जिनकी बात कर रहे हैं ना, ये उतने ही फीसद असर करेंगे। जैसे विल पावर की हमने कहा ना 4% है, 4% लोग विल पावर की बेसिस पे नशा छोड़ सकते हैं, पर कितनी थोड़ी प्रोबेबिलिटी है, उस पर क्यों रिलाई करना। और इसमें भी शेम का ट्रिगर करने का भी कोई वो नहीं है, फिर तो इसका मतलब है कि ये सब चीजें फिर मतलब उस तरह असर नहीं करती हैं एक अल्कोहलिक या एक एडिक्ट पे। तो देखें, आप उसके इर्द गिर्द का जो माहौल है वो उसके लिए कन्वीनियंट मत बनाएं फॉर देम टू डू ड्रग्स। ये हमने पहले बात की कि पर्दा मत डालें इस पे। वो नशा करता है तो उसकी बेसिस पे उसको छुपाएं मत, उसको सहूलत ना फराहम कर रहे हों। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक ख़ास हद तक ही अफेक्ट करेंगी चीज़ें, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे अगर वो खुद अपने इलाज का फैसला नहीं करता तो उसके इलाज का फैसला उसको उसके घर वालों को करना पड़ेगा, उनको उसकी मर्जी के खिलाफ करना पड़ेगा। और ये दुनिया भर में नशे के मरीजों के इलाज का फैसला उनकी मेजॉरिटी उनकी मर्जी के खिलाफ होता है। और बाकी की जो परसेंटेज है वो अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, काउंसलिंग से, अवेयरनेस से, इर्द गिर्द के हालात से किसी को इलाज की तरफ विलिंगली लाया जा सकता है। उस पर आहिस्ता आहिस्ता काम हो रहा है और वो बेहतर हो रहा है। पर दुनिया में अभी भी मेजॉरिटी
नशे के मरीज का इलाज उसकी मर्जी के जबरदस्ती। खिलाफ होता है। और ये मतलब रिकवरी का जो प्रोसेस है, आई एम श्योर ये डिफरेंट होगा, लेकिन जनरली मतलब इसका क्या टाइम फ्रेम होता जनरली इसका दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम फ्रेम है 100 डेज, 100 दिन का एक इलाज। अम, किसी को उससे कम की ज़रूरत हो सकती है, किसी को उससे ज़्यादा की हो सकती है, पर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ना कि इतना तो चाहिए। उसकी वजह यह है कि जिसमें इलाज में पहले आपके 21 से 28 दिन तो आपके डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसेस में गुजर जाते हैं। जिस्म से नशे को निकालने में इतने दिन की ज़रूरत होती है। किसी को इससे कुछ दिन ज़्यादा भी लग सकते हैं, 35 दिन 42 दिन लग सकते हैं, डिपेंडिंग के कौन कितने साल से नशा कर रहा था, उसकी उम्र कितनी है, उसका जेंडर क्या है, उसका वज़न कितना है, उसकी बॉडी में फैट कितना है, कितना उसके अंदर स्टोर्ड है। इन चीज़ों के ऊपर वेरी कर सकता है। कोई नशा सिर्फ 3 महीने से कर रहा है, कोई 35 साल से कर रहा है, तो उसमें एक ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाता है। अब जब वो डिटॉक्सिफिकेशन के फेज से बाहर निकलता है तो वहाँ उसका फिर काउंसलिंग का काम फिर वो तेज़ी पकड़ता है। फिर उसके जो इलाज में आने से पहले वाले हालात हैं उन पे काम करना होता है। उसकी फैमिली के जो साथ ताल्लुकात हैं, जो उनका फैमिली के साथ बॉन्ड है वो ख़राब हुआ होता है। फैमिली को मरीज़ ने बड़ी तकलीफ़ें दी होती हैं। कई मरतबा फैमिली ने भी उसको बड़ा परेशान किया होता है। तो वो उसको हील करना, उसको सही करना, नहीं तो बेसिकली आप सिर्फ डिटॉक्स करके किसी को वापस बाहर छोड़ दें उन्हीं हालात में, तो वो 10 दिन 15 दिन में दोबारा अच्छा, कर। बल्कि मेरा अगला सवाल यही था कि जो रिलैप्स है, जी। मतलब ये क्या, ये कितने परसेंट होता है, और ये मतलब फेलियर है या ये इस पार्ट का प्रोसेस है जो रिलैप्स इज पार्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि सबके हालात सेम नहीं है। और सबकी फिर साइकोलॉजी सेम नहीं है, सबकी विल पावर सेम नहीं है। कई लोगों को वो जो एक बार आपने डिटॉक्सिफाई भी कर दिया है और कुछ काउंसलिंग प्रोवाइड की है, तो वो एक फ्रेश स्टार्ट मिल गया है, एक पुश मिल गया है, तो वो वहाँ से उसको पकड़ के उस रास्ते को कभी नहीं छोड़ते। पर कई लोग जो हैं वो इतने मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, या उनके उनके इर्द गिर्द के हालात वही हैं जो पहले थे, उनके वही दोस्त हैं, वही मसाइल हैं, वही इलाका है जहाँ आसानी से नशा अवेलेबल है, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला। आ, और उसने अपनी क्लासेस में ज़्यादा कोई ध्यान भी नहीं दिया, ट्रेनिंग में लेक्चर्स में कुछ सुना भी नहीं खास। बेसिकली आपने उसका सिस्टम तो कुछ वॉश करके वाइप आउट करके उसको वापस उन्हीं हालात में छोड़ दिया है, तो रिलैप्स ही करेगा। सो कई लोगों के रिलैप्स के पीछे गलतियां उनके इर्द गिर्द के लोगों की होती हैं। ओके। हम कुछ खास गाइडलाइंस दे के भेजते हैं फैमिलीज को, माँ बाप को, बहन भाइयों को, कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, लेकिन वो फिर अपनी एक्सपर्टीज कुछ उसके बीच में जो डालने की तरफ जाते हैं। अ, ये हम बात कर रहे थे कि बहुत कॉमन मसला है ना हमारे यहाँ कि हम खुद को कई चीज़ों का एक्सपर्ट समझते हैं, और ये सिर्फ एडिक्शन में नहीं है। डॉक्टर्स ने जो दूसरे मसाइलों के लिए आपको प्रिस्क्रिप्शंस दी हैं, लोग उसमें खुद ही अमेंडमेंट्स कर लेते हैं। डॉक्टर ने कहा 2 टाइम खानी है, लोग 3 टाइम खा लेंगे। उसने कहा 5 mg खानी है, तो मर्जी से 10 mg ले लेंगे। सो अब्यूज करते हैं अपनी चीज़ों को। हमें लोग आके कई मरतबा मशवरा दे रहे होते हैं कि इसके साथ आप ऐसे चलेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा। अब उसका पोलाइट तरीके हैं डील करने के, तो हम उससे करते हैं, लेकिन इम्पोलाइट वे में फिर अगर आप हमें बता रहे हैं तो आपने ये कर लेना था। सही। बिल्कुल। इट डजेंट वर्क। हम्म। आप प्रोफेशनल के पास गए हैं उसका ओपिनियन लेने, तो फिर 100% उसका ओपिनियन लें, अपना पूरा होमवर्क करके जाएं कि कौन अच्छा है, कौन कामयाब है, कौन नहीं, कौन काबिल है। तो उसके बाद फिर उसकी सुने, पर उसको मत बताएं कि ये ना ज़रा थोड़ा सा इसकी पर्सनैलिटी जो है वो बड़ी इमोशनल है, इसको आपने ऐसे केटर करना है, इसको आपने वैसे करना है, थोड़ा नाजुक सा है, ये गुस्से का बड़ा तेज है, ये आपसे संभाला नहीं जाएगा। वो हमें फिर वो टिप्स दे रहे होते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, कि जो इलाज है नशे का वो वेरी करेगा, उसका रिजल्ट वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन
हाउ द एनवायरनमेंट चेंजेस व्हेन समबडी गोज आउटसाइड द ट्रीटमेंट। ठीक। अगर आप उन्हीं हालात में आपका कुछ नहीं बदला तो आपके रिलैप्स की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अगर आपके इर्द गिर्द आपकी रूटीन, आपके लोग, आपकी परेशानियां ड्रास्टिकली बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाएगी। ये इसका जवाब वैसे ही है कि जिन्होंने कभी नशा नहीं किया उनकी भी तो हाई प्रोबेबिलिटी मौजूद है ना कि वो नशा कर लेंगे। बिल्कुल। जैसे प्री टीन्स और अर्ली टीनेजर्स, इन्होंने तो कभी नहीं किया। डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरनमेंट एंड देयर सर्कमस्टांसेस वेदर दे विल डू इट। सेम गोज फॉर द पर्सन के जो नशा करता रहा है, एडिक्ट है, अब इलाज करा लिया है, एक बार रीसेट हो गया, रीबूट हो गया, लेकिन अब प्रोबेबिलिटी तो वही है ना। ओके। हालात अगर उसके चेंज करेंगे तो वो दोबारा उस तरफ नहीं जाएगा। इफ एवरीथिंग रिमेन्स द सेम और गेट्स वर्स तो वो वापस उस तरफ चला जाएगा। मसलन कोई शख्स जो है वो यहाँ इधर पाकिस्तान में नशा करता था, इलाज कराया, ठीक हो गया, लेकिन अब वो जाके तो एम्स्टरडेम में बस गया जहाँ पे नशे लीगल हैं और रेडीली अवेलेबल हैं, तो उसके हालात तो पहले से ज्यादा बुरे हो गए, वर्स हो गए। बिल्कुल ठीक। सर ये अच्छा, ये फैक्टर बताएं कि हमारे यहाँ रिकवरी के जो रिसोर्सेज हैं वो कितने इजीली अवेलेबल हैं? नॉट सो इजीली। पाकिस्तान में जो रिहेबिलिटेशन सेंटर्स हैं वो उस तादाद में नहीं मौजूद जिस तादाद में होने चाहिए। ये रेशो दुनिया भर में ही उस तादाद से कम ही पाई जाती है जितने होने चाहिए। सो विलिंग वेज जो है, जो डॉक्टर सदाकत, जो मेरे फादर भी हैं, उन्होंने आज से 50 साल पहले इस्टेब्लिश किया था जब पाकिस्तान में हेरोइन का एपिडेमिक बहुत ज़्यादा हुआ था। दैट वाज इन 1970s एंड 80s जब हेरोइन का इस्तेमाल बढ़ा था। अब आप बहुत कॉमनली पाकिस्तान में आइस का इस्तेमाल सुनते हैं पिछले कई सालों से। उसको टर्म भी आइस यहाँ पे लोगों ने दिया, एक्चुअली में उसको क्रिस्टल मैथ या एम्फेटामीन है वो बेसिकली। तो आज से 50 साल पहले उन्होंने विलिंग वेज बनाया था और विलिंग वेज को 5 डेकेड्स हो चुके हैं एडिक्शन का ट्रीटमेंट करते हुए, अवेयरनेस करते हुए। विलिंग वेज में काम करने वाले कई लोग जिन्होंने यहाँ से सीखा, कुछ और ट्रीटमेंट सेंटर्स भी बनाए। विलिंग वेज ने कोलैबोरेशन करके गवर्नमेंट के साथ कुछ गवर्नमेंट के ऐसे वार्ड्स भी सेटअप कराए, जैसे किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडिक्शन स्पेसिफिक वार्ड होना। हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं जो जब यहाँ से गए तो फाउंटेन हाउस में उन्होंने चार्ज संभाला, तो वहाँ काम कर रहे हैं। कराची में मुख्तलिफ सेंटर्स हैं, दे आर अवेलेबल। आपको ढूंढना है और आपने पहुंच जाना है इलाज की तरफ। तो टॉप मोस्ट कैटेगरी जहाँ बहुत चार्ज लिया जाता है, पैसे चार्ज किए जाते हैं, से लेकर कम से कम चार्जेस और फलाही इदारे भी मौजूद हैं। बिल्कुल हैं। कम है, मैंने बताया, ये वैसे ही कम है जैसे पाकिस्तान में स्कूल कम है। ठीक है, तालीम की ज़रूरत आपको ज़्यादा बच्चों को है, पर स्कूल कम है, कॉलेज कम है, यूनिवर्सिटी कम है, तो ये भी कुछ कम है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी कम है, लेकिन मौजूद हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम कोई स्टोन एज में नहीं रहते हैं। और ये तो चलें, एक चीज़ हो गई, आजकल इंटरनेट का एक्सेस हर किसी को मैसर है। सबसे पहले तो लोगों को अपने आप को इंटरनेट के थ्रू एजुकेट करना चाहिए। ये जो अभी हम बैठ के कर रहे हैं, हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अगर कोई इसको सुन ले, देख ले, तो उसको बहुत कुछ पता चल जाएगा। ऐसे तो अपने आप को एजुकेट कोई भी कर सकता है। और इलाजगाहें मौजूद हैं, दुनिया के मुकाबले में कम है, लेकिन विलिंग वेज जो है वो उसकी कई लाहौर, कराची, इस्लामाबाद मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। और बहुत सारा इलाज जो हम इन पर्सन करते हैं, उसके अलावा ये जो एजुकेशनल एस्पेक्ट है जो इंटरनेट पे मौजूद है, जो इंटरव्यूज़ हैं, पॉडकास्ट हैं, स्कूल्स में लेक्चर्स देना, तो ये अवेयरनेस है, तो इससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक। और मैं तो यानी सस्ते भी, यानी जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसके लिए सस्ते ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट। लाजमन अवेलेबल है। मैं उनके 100% स्टैंडर्ड के बारे में जानता नहीं, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन उनमें अच्छे भी हैं
अच्छा, एक ही आजकल एक टर्म जो है वो बिहेवियर एडिक्शन की भी है, वो चाहे मोबाइल फोन का यूज है, सोशल मीडिया का है, एडल्ट कंटेंट का है, कोई गैम्बलिंग का है, यानी कोई मतलब बिहेवियर एडिक्शन जो है, तो ये भी अब कितनी कॉमन है? क्योंकि मोबाइल तो ऐसे मेरे ख्याल है हर बंदा जो है वो मोबाइल ऐसे पकड़ता है हर सेकंड के बाद, जैसे कि हम्म। तो मतलब ये आप जिनका जिक्र कर रहे हैं नॉन केमिकल एडिक्शंस हैं। और केमिकल एडिक्शंस एक टाइप है, नॉन केमिकल दूसरी है। इसमें मेजर मेजर चीज़ें जो आती हैं जिनका आपने नाम लिया है, गैम्बलिंग है, पोर्नोग्राफी है, जैसे सेक्सुअल एडिक्शन है। ये इनको हम नॉन केमिकल एडिक्शंस में लाते हैं। सोशल मीडिया की एडिक्शन है, डिजिटल मीडिया की, मोबाइल फोन्स की। अगर इसमें फ़र्क समझना है तो केमिकल एडिक्शंस में हम कोई केमिकल अपनी बॉडी को एक्सटर्नली प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके असरात ये होते हैं कि आपको उसकी नशे की बीमारी हो जाती है। और नॉन केमिकल एडिक्शंस ये हैं कि जिसमें हम कोई केमिकल बॉडी में इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। असल में बॉडी के अंदर अपने बड़े केमिकल्स हैं। हमारे जिस्म के अंदर जो हैं वो मुख्तलिफ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, केमिकल्स हैं कि उनके साथ जो छेड़ाछाड़ी है वो आप की अपनी किसी ना किसी एक्टिविटी से आप करते हैं, जिसमें डोपामिन है, सेरोटोनिन है, दूसरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। ये जो सोशल मीडिया की एडिक्शन है, जिसमें रील्स देखना, शॉर्ट्स देखना और घंटों देखते रहना, ये रील्स और शॉर्ट्स आपकी जो है ना, आपको डोपामिन हिट देती है। ये डोपामिन हिट वही है जो आपको आ, कोई केमिकल ड्रग करने से भी मिलेगी। जैसे सिगरेट पीने से आपका बॉडी में ये डोपामिन, सेरोटोनिन, इनमें स्पाइक आएगा। ये आपके फन केमिकल्स हैं। कोई फन एक्टिविटी भी जब आप करेंगे तो आपको उससे डोपामिन हिट मिलेगी। जैसे जैसे अगर किसी को स्काई डाइविंग का शौक है, एड्रेनलिन रश वाले, एड्रेनलिन जंकीज भी कहा जाता है उनको, खतरनाक किस्म के खेल खेलना। जैसे अ, आपने देखा होगा ये वन व्हीलिंग करने वाले होते हैं, हैवी बाइक्स चलाते हैं जो 250 की स्पीड पे, 300 की स्पीड पे, ये अपना वो, ये नॉन केमिकल एडिक्शन में आएगा क्योंकि इससे आपको डोपामिन हिट मिलती है। ऑनलाइन शॉपिंग, ये इसमें एक बड़ा एक मेजर कैटेगरी है कि ऑनलाइन शॉपिंग करने से आपको डोपामिन हिट मिलती है। ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग में आपने क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जानते हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग करते हैं, उसकी एडिक्शन है। उससे डोपामिन हिट मिलती है। उसके वो जो चार्ट्स हैं जिनमें वो ग्रीन और रेड कैंडल्स को देखना कि वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, उस पर बेट करना, अगेन बेटिंग, गैम्बलिंग, ये सब कुछ नॉन केमिकल एडिक्शंस में आता है। सो मेजर फर्क केमिकल और नॉन केमिकल का कि उसमें आप एक्सटर्नली किसी केमिकल को बॉडी से इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जो अंदर जाके आपके इंटरनल केमिकल्स के साथ कुछ छेड़ाछाड़ी करके आपको मजा देता है। ये केमिकल एडिक्शन है। नॉन केमिकल एडिक्शंस वहाँ आप ऐसी एक्टिविटीज में पड़ रहे हैं जो आपकी बॉडी के इंटरनल केमिकल्स के साथ कोई उसको हिट करते हैं और आपकी और रिलीज होती ये है। भी मतलब बायोलॉजिकली भी फिर इफेक्ट कर देता है, यानी कि जो नॉन केमिकल है ये मतलब हेल्थ वाइज मेडिकली भी इफेक्ट कर देता है। हाँ, सो देखें, वो नॉन केमिकल एडिक्शंस अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं, उनका वैसा एक्सट्रीम रिजल्ट नहीं आपको नजर आएगा जो केमिकल वाली एडिक्शंस का है। लेकिन अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि नॉन केमिकल एडिक्शंस वाले आमतौर पे सिर्फ नॉन केमिकल पे रहते नहीं हैं, अच्छा। कहीं जाके वो मिल जाते हैं उस तरफ। मसलन चलें, अब आपको मैं एक सिनेरियो बना के देता हूँ कि कोई नॉन केमिकल एडिक्शन किसी को हम ले लेते हैं कि इसको मोबाइल फ़ोन को इस्तेमाल करने की एडिक्शन है। अब वो फ़ोन का इस्तेमाल करता है घंटों घंटों घंटों, या वीडियो गेम्स खेलने का किसी को एडिक्शन है टीवी पे, वो 12 घंटे 13 घंटे वीडियो गेम्स खेलता है। इसका क्या रिस्पॉन्स होगा आपकी बॉडी पे? डोपामिन रिलीज हो रही है, आपको मजा आ रहा है, यू आर फॉलोइंग इनटू द साइकिल, बट समवेयर यू आर नॉट ईटिंग प्रॉपरली, यू आर नॉट
स्लीपिंग प्रॉपरली, अब आपकी बॉडी एग्जॉस्ट हो रही है, लेकिन आपका मज़ा ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। सो आप जागने के लिए और जागने के लिए कॉफ़ी पियेंगे, चाय पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, इवेंचुअली वेप पियेंगे, किसी चीज़ का स्टिमुलेंट का इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे केमिकल इंट्रोड्यूस हो गया, ओके। ठीक है। या अब सारा दिन इतना स्टिमुलेटेड रहा है आपका ब्रेन कि अब सोने का टाइम है, आपको नींद नहीं आ रही, तो फिर आप नींद की गोली खाएंगे और फिर सुबह आपसे उठा नहीं जा, सो वो देन यू विल इवेंचुअली फॉल इनटू दैट ट्रैप और दैट साइकिल। गैम्बलिंग करने वाले आमतौर पे मोस्टली आप कसिनोज में दुनिया में देखेंगे तो गैम्बलिंग के साथ साथ दूसरी चीज क्या चल रही होती है कसिनोज में? मतलब कोई साथ अल्कोहल या अल्कोहल, हाँ। ठीक है। तो कसिनोज में जो चीज वो सर्व करते हैं वो आपको अल्कोहल है। शराब पियेंगे लोग, सिगरेट पियेंगे और जुआ खेलते रहेंगे, ठीक है। किसी कसिनो में आप देख लें तो वहां पे ये हो रहा होता है। कहीं किसी किस्म की कोई बेटिंग हो रही होगी, यू विल सी दिस हैपनिंग। लोग क्रिप्टो करेंसी का, जैसे मैंने जिक्र किया, वो मार्केट 24 घंटे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जाग रहे सोते वही काम कर रहे हैं, उसके अंदर साथ वही शराब पी रहे हैं, चर्स पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। सो कहीं उसमें केमिकल एडिक्शन भी इंट्रोड्यूस हो जाती है, बट इनिशियली यहाँ पे नॉन केमिकल वाली थी, यानी आपने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि मेरा स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। आपने नहीं ख्याल रखा कि मैं 8 घंटे से रीलें देख रहा हूँ बैठ के, या मैं 12-12 घंटे वीडियो गेम खेल रहा हूँ, कोई हेल्दियर चीज़ नहीं है। इस चीज़ों का जब आपने ख्याल नहीं किया तो इवेंचुअली देन यू विल सफ़र फ्रॉम बेसिकली लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एपेटाइट, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। अब आपसे लोगों से बात करना नहीं आता, आप सिर्फ टीवी देखी जाते हैं हर वक्त, तो आप में जब बातचीत का कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उसके लिए कुछ करेंगे। सो इट इज ऑल लीडिंग टू द सेम थिंग देन। मतलब लॉन्गर टर्म है बट वो पहुंच वहीं पे ही जाएगा। अच्छा ये बताएं कि जो रिलेशनशिप डिपेंडेंसी है, मतलब ये भी एडिक्शन है? मतलब जैसे होता है ना, आप किसी रिलेशनशिप पे बहुत डिपेंडेंट हो गए हैं, या आप किसी किसी शख्स के साथ बहुत अटैच होके कहते हैं कि जी बहुत एडिक्टिव किसी एक को डिपेंडेंट रिलेशन जैसे आप बात कर रहे हैं, जी और ये को डिपेंडेंट रिलेशन जो हैं वो किसी भी एडिक्शन में भी बहुत कॉमन होते हैं। हमारे ऐसे ताल्लुकात, ऐसे रिलेशनशिप डेवलप हो जाते हैं जिनके हम साथ भी नहीं रह सकते, उनके बगैर भी नहीं रह सकते। इतना कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया होता है कि साथ रहें तो भी प्रॉब्लमेटिक है और दूर भी नहीं जा सकते। तो यस, दे आर ऑल्सो एडिक्टिव इन नेचर, बट आई थिंक अगर आपकी या लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए कि एडिक्शन में केमिकल भी हैं, नॉन केमिकल भी हैं, स्ट्रॉन्गर डोजेस भी हैं, लेसर स्ट्रॉन्गर नशे भी हैं, लेकिन जब एडिक्शन हो जाती है तो एंड रिजल्ट जो है वो मिलता जुलता है। आखिर में लोग आपको सेम ही बुरे हालात में उसमें नज़र आते हैं। हल उसका इलाज ही है वहाँ से निकलने का। और अगर इससे ओवरऑल बचना है, बच्चों को बचाना है, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले बताया कि माँ बाप को इस बात पे काम करना चाहिए कि इमोशनली फुलफिल्ड हो इनका चाइल्डहुड, जिसका पैसे से ताल्लुक नहीं है, जिसका ताल्लुक आपकी पेरेंटिंग से है। उनको जितना ज़्यादा आप स्ट्रेस मैनेज करना सिखाएं, जितना एक्सपोजर खुद दें, जितना उनको मिसाल बन के दिखाएं, दैट विल हेल्प। अगर किसी एडल्ट की बात करें तो अपनी ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंज करें, अपनी लाइफ को जितना भी स्ट्रक्चर में ले आएं आप, दैट विल हेल्प। जैसे कि अगर कोई रात को अच्छा 8 घंटे सोता है, अगर कोई अपनी मील्स अपने टाइम से लेता है, अगर कोई पानी के जो है वो 3 से 4 लीटर पानी पीता है दिन में, अगर वो ये सारे एस्पेक्ट्स अच्छे करता है, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी कि वो ऐसे किसी मसाइल की तरफ जाएगा। अगर सोने जागने की रूटीन ठीक, अगर कोई दिन में सो के रात में जाग नहीं रहा, इट विल हैव एन इफेक्ट। अगर कोई चाय या कॉफी पीता है लेकिन बस दिन दिन में उसका इस्तेमाल एक आध दफा करके छोड़ देता है, शाम के बाद नहीं पीता जिससे कि उसकी नींद ना खराब हो, तो ओवरऑल आप अपना सर्केडियन रिदम ठीक रखें। अगर आपकी नींद सही होगी, आप में स्ट्रेस हैंडल करने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होगी,
जिस दिन आपकी नींद नहीं पूरी, उस दिन आपको कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होगा, आप हैंडल नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक। जिस दिन आपने नॉर्मल अपना अच्छा खाना खाया हुआ है, यू कैन हैंडल स्ट्रेस बेटर। भूखे पेट आपसे स्ट्रेस हैंडल नहीं होगा। आ, आप किसी भी सिचुएशन में ज़्यादा गुस्सा कर सकते हैं जब आपकी नींद नहीं पूरी हुई, जब आपने खाना नहीं खाया हुआ। नेचुरली योर रिस्पॉन्स विल बी डिफरेंट। आपका फिर वो एनिमल ब्रेन एक्टिव होगा, ह्यूमन ब्रेन ओ, एक्टिव नहीं होगा। सही। आप कुछ क्राइसिस किसी सिचुएशन में पड़े होंगे। अच्छा, ये आपका इतने सालों का जो इंटरेक्शन है एडिक्ट्स के साथ, तो इससे क्या आपकी लर्निंग है, एक जनरली ओवरऑल? एक तो मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लर्निंग बताऊं कि दीज पीपल आर वेरी वेरी स्मार्ट इंटेलेक्चुअली। अच्छा। आमतौर पे मैं ये भी लोगों को कहता हूँ कि नशा करना ये जो है ना, ये अ, इसमें डम लोगों का काम नहीं है। अच्छा। ये ज़्यादातर इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटेड ज़्यादा स्ट्रांग लोग करते हैं, उनके बड़ा दिमाग चलता है। हम्म। बड़ा कुछ इनसे सीखने को मिलता है। बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हम लर्न करते हैं इनसे, इनके काउंसलिंग सेशंस में व्हेन वी आर ट्राइंग टू ट्रेन एंड टीच देम, तो उनसे बड़ा कुछ सीखने को मिलता है। और दूसरी चीज़ें मैंने जो सामने आई हैं वो यही कि ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि ज़िंदगी में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है किसी काम को करने के लिए। वो पेरेंटिंग भी तो छोटे हैं, अभी 2 साल का है, 3 साल का है, देखी जाएगी। अभी 5 साल का है, अच्छा बाद में देखी जाएगी। नहीं, आपको अपने अ, बच्चों की पेरेंटिंग भी अर्ली स्टेज में बहुत विजिलेंट कर देनी चाहिए। अपनी हेल्थ का ख्याल अर्ली स्टेज में उस पर विजिलेंट हो जाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे हम चूंकि जब शुरू में 20 22 23 साल के होते हैं, तो हमारी बॉडी में नेचुरली एक कैपेबिलिटी है हील करने की। हम बहुत ज़्यादा मुरगन खाने हजम कर जाते हैं इन आर 20s। हम बहुत शुगरी ड्रिंक्स और खाने भी डाइजेस्ट देम, एंड वी कीप थिंकिंग कि ऐसे ही चलता रहेगा। वो वैसे नहीं चलता रहता। एज यू एंटर योर 30s, लेट 30s 40s, आपका सिस्टम डिटीरिएट करता है। सो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट बिफोर। आपको जल्दी इस पे शुरू हो जाना चाहिए कि अपनी डाइट देख लें क्या होनी चाहिए। ये ख्यालात देर से नहीं आने चाहिए। उसके डेविस्टेटिंग इफेक्ट्स आने के बाद नहीं आने चाहिए। पहली बार पैनिक अटैक या अम, कोई हार्ट की कंडीशन होने के बाद ये ख्याल नहीं आना चाहिए। यू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ ऑल्सो सूनर, तो ताकि आपका आपको। कोई बगैर ऐसे नाम के कोई ऐसा एक्सपीरियंस के जी, कोई ऐसा शख्स जो कि बहुत सक्सेसफुल हो और वो आपको पता लगा हो कि वो तो बहुत ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में है? हमारे पास अगेन नाम के बगैर ही कि हमारे पास ज़्यादातर लोग ऐसे आते हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत कामयाब होते हैं। ज़्यादातर जिन्होंने बड़ा कुछ अचीव कर लिया होता है, इसमें इनका ताल्लुक किसी भी फील्ड से हो सकता है। पायलट्स होते हैं, डॉक्टर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कई फील्ड से इनका ताल्लुक होता है। सेलिब्रिटीज़ होते हैं, एट टाइम्स बड़ा कुछ अचीव किया होता है, पर ये एस्पेक्ट उनकी लाइफ का ख़राब हो गया होता है। एक आपका सवाल था जिसका मैं जवाब शायद बीच में रह गया, कि ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि या बिलो 25, या फिर मैं देखता हूँ कि 40 के अबव अच्छा। जाके। सो ये बिलो 25 वो हैं जिन्होंने अभी कुछ किया ही नहीं है, अपना करियर बनाया नहीं और जल्दी इस मामले में फंस गए। एंड अबव 40 वो लोग होते हैं जो कि बड़े हाई अचीवर्स होते हैं, लाइफ में बड़ा कुछ अचीव भी कर लिया होता है और पैसा भी बहुत आ गया होता है, कामयाबी भी आ गई होती है, और अब उसे संभालना नहीं आ रहा होता, तो वो वहां पे स्लिप अप कर जाते हैं। समवेयर इन द मिडल ऑफ दीज टू एज ग्रुप्स, ये जो बीच का है, वो पहले वाले में से बच बचा के निकल गए हैं और अभी वो लाइफ बनाने में लगे हुए हैं 25 30 35 साल की उम्र में। तो इसका नंबर कुछ कुछ कम होता है, परसेंटेज में कुछ कम। सो इट्स ईदर वेरी हाई नंबर अंडर 25, अंडर 20, और वेरी हाई नंबर अबव 40। तो यानी ये नहीं है कि आप एक एज से गुजर गए तो फिर आप बच गए, यानी ये एक लाइफ लॉन्ग ही आपको वॉच पे रहना है। हाँ बिल्कुल।
ऐसे लोग सैकड़ों लोगों को जानता हूँ हम्म, जिन्होंने 40-45 की उम्र से पहले कभी कुछ नहीं किया, ओके। बड़े डिसिप्लिन लाइफ गुजार ली, पढ़ाई भी कर ली, कामयाब भी हो गए, कारोबार भी कर लिया, पैसा भी कमा लिया, और अब वो जो कामयाबी आई है वो हैंडल नहीं हुई। अब समझ, या वो जो स्ट्रेस आ गया अब हैंडल नहीं हो रहा, हम्म। तो वहां से फिर वो ये राउट ले लेते हैं, अच्छा, तो ये ये बड़े कामयाब लोग होते एडिक्शन जो है ये कोई सुसाइडल बिहेवियर की तरफ भी मतलब है लेके जा सकती है या नहीं, मतलब है वो। हैं। नॉट नेसेसरली, असल में डुअल डायग्नोसिस जो चीज़ है ना, जो एग्जिस्ट करती है, कि किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर है और उसने ड्रग्स का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया, वो डुअल डायग्नोसिस हो गया। किसी को डिप्रेशन है और उसने ड्रग्स का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, तो वो इंटेंस हो गया। ठीक है, अब सुसाइडल टेंडेंसीज अगर किसी की एग्जिस्ट करती हैं और उससे बचने के लिए उसने कोई नशे का इस्तेमाल भी किया है, अब वो इंटेंसिफाई हो गया, तो वो जाहिर है उसकी टेंडेंसी बढ़ सकती है। लेकिन ये है डुअल डायग्नोसिस की टर्म में आएगा कि सुसाइडल बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर, एंजाइटी, ये एग्जिस्ट करते हैं। शायद बॉडी में ये चीज़ें कहीं हुई डोरमेंट थी, इनके सेल्स बॉडी में कहीं डोरमेंट थे, नशे ने उसे एक्टिवेट कर दिया, सो देन इट कैन इंक्रीज। जैसे अब जेनेटिकली हम बात करें तो किसी के अगर पेरेंट्स में किसी को कैंसर था, तो वो बायोलॉजिकली तो आगे ट्रांसफ़र होगा, लेकिन अगर अगला इंसान अपनी ज़िंदगी में इस बात को ज़हन में रखते हुए कि मेरे माँ बाप में किसी को डायबिटीज़ थी, किसी को कैंसर था, शुरू दिन से अपनी सेहत का बेहतरीन ख्याल रखे और अपना चेकअप भी करता रहे और अब सब कुछ हो, तो उसको डॉज कर सकता है, लेकिन डॉज दैट बुलेट, यू कैन अवॉइड इट। पर अगर ये जानते हुए कि मेरी फैमिली में अल्कोहलिज्म है, मैं कोई किसी के चचा, किसी के मामू जो है वो उनके ये हालात थे, कोई गैम्बल करते थे, कोई अल्कोहलिक थे, और फिर भी आप ये रिस्क लें खुद पे कुछ ज्यादा भरोसा करके कि नहीं नहीं मैं जब चाहूँ ट्राई करूंगा, जब चाहूँ छोड़ दूंगा, तो फिर ये बेवकूफ़ी के अलावा और कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, ये कि आखिर में आप एज अ एडिक्शन एक्सपर्ट जो हैं, ऐसे लोग जो मतलब स्ट्रगल कर रहे हैं एडिक्शन के साथ, उनको अगर आपको कोई एक ऐसा मैसेज देना है तो वो क्या मैसेज होगा? अच्छा, इसमें मैं आपको कहूँगा एडिक्शन से जो सफ़र कर रहे हैं वो सिर्फ एडिक्ट देमसेल्फ नहीं है, एडिक्शन से उसके इर्द गिर्द के लवाहिकीन तमाम लोग सफ़र कर रहे होते हैं। किसी एडिक्ट के इर्द गिर्द जो उसके घर वाले होते हैं, उनका बहुत बुरा हाल होता है। तो मैसेज सिर्फ एडिक्ट के लिए नहीं, उन तमाम लोगों के लिए होगा। इसमें डिले मत करें इसके इलाज के स्टेप्स को परसू करने के लिए। उम्मीद में ना बैठे रहें कि कल बेहतर ऐसे ही हो जाएगा। आ, वादों में ना आए। मरीज के लिए है कि खुद के वादों में ना हो, हम्म। उसके घर वालों के लिए ये है कि वो मरीज के वादों में ना आए, उसका काबू नहीं है। उससे ग्रज ना रखें, उसके बस में नहीं है, वो बुरा इंसान नहीं है। एडिक्शन बुरी चीज है, एडिक्शन को सेपरेट कर देंगे तो उसमें से साफ सुथरा बंदा फिर से बाहर निकल आएगा। सो डोंट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट देम। मान लें कि वो बहुत सारी चीजों में बेबस हैं, अपने नशे की आदत के आगे वो बिल्कुल बेबस हैं, तो उसको अकेला फाइट करने में कोई बहादुरी नहीं है। अम, कोशिश ही मत करें ऐसी। वही चीज है कि जैसे बाकी क्रॉनिक डिजीजेस का घर में इलाज नहीं होता, इसका भी नहीं होता। और आखिरी चीज ये है कि ये जिस्मानी बीमारी है, इसको रूहानी और साइकोलॉजिकल मत समझे। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत सारी आई थिंक ये जो कंफ्यूजन्स हैं उनको बड़ा क्लैरिफाई बड़े अच्छे तरीके से किया। आई थिंक ये हमारे देखने वालों के लिए इंशाल्लाह ये फ़ायदेमंद हो, और अल्लाह मियाँ बचाए सबको। थैंक यू वेरी मच फॉर यू कमिंग, मोस्ट थैंक यू वेलकम, फॉर योर थैंक यू टाइम। फॉर इनवाइटिंग, बहुत थैंक शुक्रिया आपने बुलाया। थैंक